लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा वायर्स पढ़ा था। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा वायर्स को हम एक बार समराइज तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरफ मूव करेंगे। द होल पोजिशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा वायर्स कैन बी समराइज्ड अप बाय। तो इसकी समरी दे रखी है 4 पॉइंट में, हम 4 पॉइंट ये पढ़ लेते हैं समरी के, और उसके बाद हम अपने आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे। आर्टिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कल इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, और परसों से हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर। पढ़ते हैं। वेयर इज एन एक्ट इज परफॉर्म, जब कोई एक्ट परफॉर्म करा जाता है कंपनी के द्वारा, विच तो लीगल इटसेल्फ, जो खुद तो लीगल है, माना वो एक्ट लीगल है, इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल, बट आर्टिकल में ऑथराइज नहीं है। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि ए गया कंपनी के पास, ए ने कहा कंपनी मुझे आप 500 फोन बना के दीजिए, तो कंपनी ने उसे 500 फोन बना के दिए। तो क्या फोन बनाना भारत में इलीगल है? नहीं, फोन बनाना लीगल चीज है। लेकिन उस कंपनी के आर्टिकल के वो उस कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये ऑथोरिटी नहीं थी कंपनी के पास कि मोबाइल फोन वो बना सके, इसलिए वो अल्ट्रा वायर्स हुआ था, ना कि वो इलीगल था। लीगल था, मोबाइल बनाना लीगल चीज है, लेकिन क्योंकि उसका मेमोरेंडम के अंदर नहीं लिखा हुआ था कि कंपनी मोबाइल बना सकती है, फिर भी कंपनी ने मोबाइल बनाया था, इस वजह से हुआ था वो अल्ट्रा वायर्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की वहाँ कंडीशन अप्लाई हो गई थी। उसे उसे कहा था कि ओवरराइड कर दिया मेमोरेंडम को। मेमोरेंडम ओवरराइड करने के केस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइड। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ये चीज लिखी हुई रहती है। और बाय स्टैच्यूट, कि चाहे मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं हो या स्टैच्यूट में नहीं, मतलब किसी लॉ के वगैरह में नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो भी गलत है। इट इज सैड टू बी अल्टावायर्स द कंपनी। अल्टावायर्स द कंपनी, कंपनी को अल्टावायर्स करने का मतलब होता है कि मेमोरेंडम को अल्टावायर्स करा। जहां भी लिखा मिलेगा ना अल्ट्रा, इट इज सैड टू बी अल्ट्रावायर्स ऑफ कंपनी, जहां ये चीज लिखी हुई होगी, तो कंपनी को अल्टावायर्स करने का मतलब है अल्ट्रावायर्स ऑफ एमओए। कंपनी मतलब होता है एमओए, और डायरेक्टर मतलब होता है एओए। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए। तो ये हो गया एम ओ एंड ए, कि अल्ट्रा वायर्स ऑफ कंपनी का मतलब है अल्ट्रा वायर्स ऑफ एमओए, एंड हैंस बिकम नल एंड वॉइड। तो ऐसे कोई भी जो परफॉर्मेंस करी है कंपनी ने, जो उसके अल्ट्रा वायर्स थी कंपनी की, यानी उसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज के खिलाफ थी, उस केस में वो जो ट्रांजेक्शन करी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो बने, उसे कहेंगे नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब कि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कभी था ही नहीं, ऐसा माना जाएगा लोगों की नजर में कि ये कभी हुआ ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड माने खत्म, फिनिश, टाटा, गुड बाय, गया, वही वाला सीन होगा यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मेमोरेंडम को ब्रीच करेगा, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट लोगों की नज़र में ये माना जाएगा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं। और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो पार्टी उसकी कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं रहेगी, और पार्टी की ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी तो कहीं ना किसी पार्टी को लॉस होगा। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। ऐसे एक्ट जो मेमोरेंडम को अल्ट्रा वायर्स कर देते हैं वो कभी रेक्टिफाई नहीं हो सकते। चाहे आप यूनैनिमस कंसेंट ले लो सारे शेयर होल्डर, यूनैनिमस कंसेंट मतलब 100%, कि जितने भी उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, अगर सारे के सारे शेयर होल्डर भी ये कह दें कि आप इस एक्ट को रेक्टिफाई कर दो, फिर भी आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे हमारा वो एग्जांपल था कि अगर ए लिमिटेड ने कंपनी से कहा, ए ने कहा था कंपनी से फ़ोन बनाने को, कंपनी ने 500 फ़ोन बना के दे दिए, अब ये पैसे नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि देखो तुम्हारा तो अल्टा वायर्स तुम मुझसे रिकवर नहीं कर पाओगे। कंपनी चाह रही है पैसा रिकवर करने के लिए कि वो अपना मेमोरेंडम का वो कर दे, अल्टरेशन करके, और ये कर दे कि हाँ अब हम मोबाइल भी बना सकते हैं। तो क्या वो कर पाएगी? नहीं, क्योंकि सारे मेंबर्स भी चाहेंगे तो भी रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर बट इंट्रा वायर्स द कंपनी कैन बी रेक्टिफाइड। ये क्या बोल रहा है? देखो मैंने कहा था ना ऊपर, अल्ट्रा वायर्स ऑफ कंपनी होता है तो होता है एमओए, एंड अल्ट्रा वायर्स ऑफ डायरेक्टर बोलता है तो कहीं ना कहीं बोलता है एओए। इसका मतलब होता है एओए, ए ओ ए, क्योंकि डायरेक्टर्स की सारी चीज ईओए के अंदर लिखी रहती है, कंपनी की सारी चीज एमओए के अंदर लिखी रहती है। तो अगर अल्ट्रा वायर्स ऑफ कंपनी हो रहा है तो कहीं ना कहीं एमओए के साथ छेड़छाड़ करी गई है, मतलब एमओए की को ब्रीच करा गया है। लेकिन अगर डायरेक्ट अल्ट्रा वायर्स ऑफ डायरेक्टर है तो ये माना जाएगा कि आर्टिकल को ब्रीच करा गया है, आर्टिकल को क्यों मतलब अल्ट्रा वायर्स करा गया है आर्टिकल को, यानी कि आर्टिकल उसमें जो लिखा है उसकी उस पावर का उल्लंघन करा गया है, या उस ओब्लिगेशन का उल्लंघन करा गया है डायरेक्टर्स के द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा।
ये माना जाएगा अल्टरेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी कि अल्टरेशन ऑफ एओए, और अल्टरेशन ऑफ कंपनी मीन्स अल्टरेशन ऑफ एमओए। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो एओए को तो अल्टर कर रही है लेकिन एमओए के विदिन है, उस केस में मेंबर चाहे तो इस एक रिजोल्यूशन पास करके उस चीज़ को सुधार सकते हैं। मेंबर चाहे तो रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में उस चीज़ को सुधार सकते हैं। लेकिन कब? इफ एन एक्ट इज अल्ट्रावायज द आर्टिकल, अगर कोई एक्ट अल्ट्रावायज कर रहा है आर्टिकल को, यानी कि अल्ट्रावायज कर रहा है डायरेक्टर को, तो उस केस में इट कैन बी रेक्टिफाई बाय अल्टरिंग द आर्टिकल। तो उस केस में आर्टिकल में बदलाव करने पड़ेंगे। आर्टिकल में बदलाव करने का सिंपल सा वो है फंडा, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, कि जनरल मीटिंग में जितने मेंबर बैठे हों उनमें से थर्ड फोर्थ की सहमति लेके हम आर्टिकल को अल्टर कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं आर्टिकल है क्या, जिसके बारे में इतनी देर से बात चली थी, वो आर्टिकल है क्या। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, कि आर्टिकल जो है कंपनी का, उसमें उसके रूल एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी क्या क्या कर सकती है मेमोरेंडम में है, लेकिन कंपनी चलेगी कैसे ये आर्टिकल में है। क्या उसके रूल्स होंगे, क्या उसके रेगुलेशंस होंगे, कौन कौन मैनेजमेंट कर सकता है, क्या मैनेजमेंट में किसके क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है, सब चीज़ उसके आर्टिकल के अंदर लिखे रहती है। विच आर फ्रेम टू मैनेज इट इंटरनल अफेयर्स, इसका पर्पज ये होता है कि वो इंटरनल अफेयर्स यानी कि इंटरनल डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज कर सके अच्छे तरीके से, इसलिए एओए बनता है। एओए के हिसाब से, एओए के जो रूल रेगुलेशन हैं उसके हिसाब से बिजनेस चलती है डे टू डे में। एमओए तो फंडामेंटल है, उसमें तो ये लिख दिया कितना उसका स्कोप है, लेकिन उस स्कोप के अंदर भी तो काम होगा ना, तो स्कोप के अंदर काम स्मूथली चल सके इसके लिए बनता है एओए। जस्ट एज अ मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच कंपनी इज अलाउड टू इनकॉर्पोरेट, जैसे कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा रहता है कि फंडामेंटल कंडीशन की क्या क्या कंपनी बना सकती है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्ट हैं, इसी तरीके से एमओए के अंदर ये लिखा रहता है कि कैसे कैसे कंपनी काम करेगी, किन किन बंदों की क्या क्या राइट होंगे और किन किन बंदों के क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगे। सो आल्सो द आर्टिकल आर इंटरनल रेगुलेटर ऑफ द कंपनी, इसलिए आर्टिकल कहा गया इंटरनल रेगुलेटर, क्योंकि कंपनी को रेगुलेट करने का काम जो करता है वो आर्टिकल ही करता है। जेनेस वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आइसलैंड, ये इतना नॉर्मल केस है वैसे ही है, इसमें भी ये कहा गया था कि जो अल्ट्रेशन था आर्टिकल का वो करा गया था कंपनी के द्वारा, तो क्या उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? हाँ, आर्टिकल का अगर अल्ट्रेशन हुआ है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है 3/4 शेयर होल्डर की सहमति से, लेकिन अगर मेमोरेंडम का अल्ट्रेशन हो गया तो उस केस में नहीं करा जाएगा ये, ऐसा लोग कह रहे हैं। दिस जनरल फंक्शंस ऑफ आर्टिकल्स हैव बीन aptly summarized up in the Lord Coins in Asbury रेलवे कंपनी वर्सेस रिची। तो जैसा हमने पढ़ा था ऊपर एसबरी रेलवे कंपनी के केस में, वैसा ही कहीं ना कहीं यहाँ केस था, लेकिन बस फर्क इतना था कि एसबरी रेलवे केस अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम कर रहा था और ये वाला केस अल्ट्रेशन आर्टिकल कर रहा था। वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता था, लेकिन ये रेक्टिफाई हो जाएगा। The articles play a part subsidiary to the memorandum of association। देखो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ ये लाइन समझने वाली है, क्या बोल रहा है। आर्टिकल जो है वो प्ले करता है सब पार्ट सब्सिडी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, जो मेमोरेंडम में लिखा है ना कहीं आर्टिकल भी उसके बेस पे ही काम करवाता है। मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं कहीं ना कहीं आर्टिकल तो भी तो वही काम कर रहा है ना, तो ऐसा मान लो कि मेमोरेंडम जो है वो प्रिंसिपल है और आर्टिकल उसका एजेंट है, ये कहना चाह रहा है कोई, या फिर ऐसे कहें कि मेमोरेंडम इज अ होल्डिंग और आर्टिकल इज अ सब्सिडी, क्योंकि उसका कंट्रोल है, तो क्योंकि जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट में लिखा है वही कहीं ना कहीं आर्टिकल में भी कराते हैं, वही चीज़ों के बेस पर रूल एंड रेगुलेशन बने हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो मेमोरेंडम में मना है, मेमोरेंडम में नहीं लिखी, तो आर्टिकल के अंदर वो चीज़ नहीं आ सकती, तो इसलिए कहा गया है कि मेमोरेंडम कहीं ना कहीं आर्टिकल के से बड़ा है, इसलिए कहेंगे मेमोरेंडम बड़ा है और एन आर्टिकल सब्सिडरी है, छोटी है। आर्टिकल छोटा है एज कम्पेयर टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम पूरी ही ओवरऑल बताता है कंपनी की फाउंडेशन, और आर्टिकल बताता है कि सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन जो मेमोरेंडम में लिखी है वे चीज़ें कैसे सुचारू रूप से होंगी, कैसे फ्लेक्सिबली तरीके से होंगी, कैसे स्मूथली होंगी, वो कर बताता है हमारा आर्टिकल। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज द चार्टर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, तो वो जो मेमोरेंडम में लिखा है उसे ही कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके हमारा वो बनता है आर्टिकल। एंड सो एक्सेप्टेड इट इज इट्स आर्टिकल प्रोसीड defines the duties and right and power of the governed body as between themselves and the company। क्या बोला कि जो मेमोरेंडम में लिखा है उसी के बेस पर आर्टिकल के अंदर भी ये चीज़ होती है कि क्या किस किस बंदे की क्या क्या ड्यूटी होंगी, क्या क्या राइट होंगे, क्या क्या पावर होंगे, और कौन कौन सी बॉडी
उन्हें गवर्न करेगी, मतलब क्या क्या उसके वे होंगे अधिकार, ये बताते, मतलब समझो किसी कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर ये लिखा है कि कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकती है। ठीक। आर्टिकल के उसके आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, वो मिस्टर ए ही जो कार के सप्लायर हैं या जो कार के डीलर हैं उनसे जो कलेक्शन आएगा वो ए के पास आएगा, ये मान के चलो आप। तो क्या ये जो आर्टिकल में लिखा गया है ये मेमोरेंडम के अगेंस्ट तो नहीं है? नहीं है, क्योंकि मेमोरेंडम में लिखा था कि कार का बिजनेस कर सकते हैं, और आर्टिकल में भी यही लिखा है कि अगर कोई कार के बिजनेस से पैसा आएगा, प्रोसीड आएगी, तो वो डायरेक्टर ए के पास जाएगी। बस यहाँ क्या हुआ कि आर्टिकल में ये ऑथोरिटी दे दी है, अधिकार किसे दे दिया? डायरेक्टर ए को दे दिया कि सिर्फ डायरेक्टर ए ही पैसे कलेक्ट कर सकता है। यही कह रहे हैं कि मेमोरेंडम जो के बेस पर आर्टिकल बनता है, बस आर्टिकल में एक स्पेसिफाई बंदों को पावर दी जाती है, राइट दिए जाते हैं, और उनके ऑब्लिगेशन डिसाइड करे जाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एम्बिग्यूटी ना रहे कि किस बंदे का क्या काम है। सब बंदों का काम अलग अलग तरीके से एलोकेट कर देते हैं, जिससे बिजनेस का फंक्शन स्मूथली चलता रहे। एंड द मोड एंड द फॉर्म्स इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज कैरिड ऑन, किस फॉर्म की बिजनेस चलेगी और किस मोड से चलेगी, सब चीज उसके अंदर आ जाती है। इंटरनल रेगुलेशंस वगैरह ये सब फ्रॉम टाइम टू टाइम बेट्स, कि मतलब कैसे कैसे इंटरनल रेगुलेशन बनाएंगे हम, अपना डायरेक्टर बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, उसकी सब एक हम मेमोरेंडम के उसके आर्टिकल के अंदर ही लिख देते हैं, ताकि हमें आगे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मान लो आर्टिकल में लिखा है कि नहीं, अगर कोई डायरेक्टर आएगा उसके लिए कम से कम 60% शेयर होल्डर की सहमति होनी चाहिए। लेट सपोज आप ये मान के चलिए, तो अगर कोई नया आएगा तो फिर 60% चाहिए। कंपनी चाह रही है कि नहीं, हम अपना और स्ट्रिक्ट बनाना चाह रहे हैं, जिससे कोई नया डायरेक्टर एकदम ना आए, तो वो कर 60 की 70 कर सकती है, 80 कर सकती है, क्योंकि मेमोरेंडम फ्लेक्सिबल है। मेमोरेंडम बोला हूँ, सॉरी, आर्टिकल फ्लेक्सिबल है, आर्टिकल को कभी भी अल्टर कर लो 3/4 मेजोरिटी ला के, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना घर का काम है, अपना खुद का डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ भी करो। तो क्योंकि आर्टिकल फ्लेक्सिबल है, तो आर्टिकल के अंदर ये सब चीज़ लिखी रहती है, किस बंदे को क्या अधिकार है, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, एंड क्या उसके पास पावर है, ये सब लिखे रहते हैं उसके आर्टिकल में कंपनी के। और अगर किसी बंदे ने अपनी पावर के बियॉन्ड जाके काम करा तो वो माना जाएगा अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, और उस केस में बंदे को पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है, या फिर अगर आर्टिकल ही अल्टर कर दे कंपनी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तुमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं। द डॉक्यूमेंट containing the article of association of the company is a business document। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, ठीक है ना, ध्यान रखना कि जो डॉक्यूमेंट जो कंटेन होता है ना, उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। जिस जिस डॉक्यूमेंट में जब हम आर्टिकल रखते हैं, तो जिस डॉक्यूमेंट में आर्टिकल होता है उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। ये बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब ये सब बिजनेस की डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम आर्टिकल कहीं ना कहीं है तो बिजनेस डॉक्यूमेंट ही करा है। हैंस इट इज बी कंस्टिट्यूट स्ट्रिक्टली, कंस्ट्रक्टिव। क्या कह रहा है, क्योंकि ये जो बिजनेस, ये जो आर्टिकल है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा मतलब ये है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर कंपनी चलेगी, जिसके बेस पर कंपनी के सारी फंक्शनिंग होएंगी आगे चल के। तो इसलिए कह रहा है ये कि जो आर्टिकल है एक मैग्ना कार्टा है, इस वजह से आर्टिकल को पूरे स्ट्रिक्टली बनेगा और पूरे पूरे स्ट्रिक्टली ये परफॉर्म होएगा, यानी कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पर्सन इन्वॉल्विंग इन द कंपनी। कंपनी के जो इंटरनल पर्सन है, जो मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उन्हें यह चीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, ये कह रहा है मैग्ना कार्टा में। ठीक। उसके बाद इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि जो मैनेजमेंट इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी का, उसे, कि जो इंटरनल वो है मैनेजमेंट कंपनी का, उसको कैसे फॉर्म करे जाएंगे, उसके क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, वो सब लिखा रहता है मैग्ना कार्टा के अंदर, यानी कि मैग्ना कार्टा ही कहा गया है ईओए को। तो जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भरे लगे रहेंगे, मतलब जो ईओए में लिखे रहेंगे उसके क्या क्या राइट है, क्या क्या उसकी पावर्स हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड क्रिएट्स सर्टेन राइट एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन मेंबर्स एंड द कंपनी, ठीक है ना, मेंबर्स और कंपनी। ये केस है, उसका नाम कोट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। कि अगर कोई मान लो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर ने कुछ काम करा, और मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या करा, उस काम को ब्रीच कर दिया, और वो काम मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर को ही करना था, तो उसका ये ऑब्लिगेशन आएगा
उसी तरीके से बेस ये केस था। इसको मैं पीपीटी में डाल दूंगा, आल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बना इसे एक्सप्लेन करता, लेकिन फिर मैं डाल दूंगा इसका पीपीटी में एक बार। और या तो मैं पीपीटी डाल दूंगा, आप सिंपली वर्ड में पढ़ लेना, या फिर जो मैं कल को आऊंगा वाली वीडियो लेके अपनी क्वेश्चन बैंक उसमें आखिर में वाला डिस्कस कर दूंगा। ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आप कोटेशन करनी है कि जहाँ भी आए ना मेमोरेंडम वाली, मैग्ना कार्टा वाली, तो ये केस डाल देना एक। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इन फैक्ट बाय लॉ, बाय लॉ मतलब सेकंड लॉ। मेन क्या होता है, मेन होता है मेमोरेंडम, लेकिन मेमोरेंडम के बाद ये सेकंडली यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा गया कि जो आर्टिकल है वो बाय लॉ है, बाय लॉ ऑफ द कंपनी, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ द कंपनी, अकॉर्डिंग टू विच द डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। जो मेमोरेंड जो आर्टिकल के अंदर लिखा है, डायरेक्टर्स को और ऑफिसर को उस हिसाब से ही काम करना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी कंपनी के आर्टिकल के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि उसके डायरेक्टर्स ए, जो उसका डायरेक्टर ए है, वो ही सिर्फ कैश रिसीव कर सकता है, कंपनी की प्रोसीड रिसीव कर सकता है जो उसे मिल रही है सप्लाई करके गुड, तो सिर्फ ए के पास ही वो अधिकार है, कोई और उसको नहीं ले सकता। एंड देयर फंक्शन एज रिगार्डेड एज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इट्स अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, सब चीज उसके बाद सब चीज के बारे में डिटेल में लिखा रहता है आर्टिकल के अंदर। It is important therefore that the auditor shall study them, and while doing so he should note the provision therein the respect of the relevant matters। इसलिए कहा गया है कि जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो उसे उसके आर्टिकल की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो पकड़ सके कोई गलती नहीं हुई। कि मान लो अगर उसने पढ़ा, अगर उसने एक कंपनी का आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल के अंदर ये लिखा था कि सिर्फ डायरेक्टर ये ही पैसे ले सकता था किसी आउटसाइडर से, जो कि उसने सेल करी होगी कंपनी ने, उसकी प्रोसीड सेल प्रोसीड्स। अब अगर जो मतलब ऑडिट गए हैं, ऑडिटर साहब गए हैं ऑडिट करने, अगर ऑडिटर साहब को ये कुछ मिलता है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन मिलती है जहाँ ए के अलावा किसी और डायरेक्टर ने पैसे लिए हैं, तो वो कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कंपनी देखो आपने गलत करा है, अब आपको इसके कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे, मैं रिपोर्ट के अंदर ये बताऊंगा। ऐसे आप मान के चलिए, तो वो तो जब भी कर पाएंगे ना ऑडिटर साहब, जब उन्होंने मेमोरेंडम पढ़ा होगा, तो मेमोरेंडम पढ़ना उनके लिए भी जरूरी हो जाता है, जिससे पता कर सके कि इस डायरेक्टर के क्या क्या अधिकार है, और किसी डायरेक्टर ने अपने अधिकार का ब्रीच तो नहीं करा, अपने अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करा। Section 5 of the Companies Act 2013 seeks to provide the content and models of the article of association। जैसा हमने आर्टिकल वो पढ़ा था ना मेमोरेंडम के कंटेंट, नेम के लॉ, वो नेम के लॉस, रजिस्टर ऑफिस के लॉस, ऑब्जेक्ट के लॉस, लाइबिलिटी के लॉस, वे सब कैपिटल के लॉस, वे सब चीजें पढ़ी थी हमने। इसी तरीके से आर्टिकल के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जो बता रहा है हमें सेक्शन नंबर 5। पढ़ते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। कंटेन्स रेगुलेशन, सबसे पहला इसका जो वो होता है वो उसमें कंटेन होते हैं रेगुलेशंस, कि क्या क्या कंपनी के रेगुलेशन रहेंगे, कंपनी कैसे कैसे काम करेगी। द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी शैल कंटेन्स द रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी को जो चलाने वाले बंदे होंगे वो कैसे काम करेंगे, उनकी क्या क्या रूल्स उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, वो लिखा रहता है कंटेन्स रेगुलेशन, यानी कि पहले उसमें। दूसरे पार्ट में लिखा रहता है इंक्लूजन ऑफ मैटर, कि क्या क्या मैटर इंक्लूड होंगे। पढ़ते हैं। द आर्टिकल शैल आल्सो कंटेन सच मैटर, आर्टिकल में वो सब मैटर भी लिखे जाएंगे एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल। हाउएवर अ कंपनी में आल्सो इंक्लूड सच एडिशनल मैटर, देखो रूल वाले तो हमने लिख दिए ऊपर, यहाँ तक पढ़ के तो हमने लिख दिए ऊपर, ये चीज जो यहाँ तक के मैटर थे हमने ऊपर लिख दिए, जो रूल्स वाले मेन मैटर थे, लेकिन मेन मैटर के अलावा भी कुछ मैटर लिखने पड़ेंगे। वो कह रहा है क्या है, ये पढ़ते हैं। एडिशनल मैटर है इन इट्स आर्टिकल एज मे बी ने कंसिडर नेसेसरी फॉर इट्स मैनेजमेंट, कि अगर मैनेजमेंट को मतलब मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, समझो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके जो मेन रेगुलेशन है उसके अंदर कोई चीज बात लिखी हुई है, लेकिन उस मेन रेगुलेशन के सपोर्ट करने के लिए उस उन्हें एडिशनली भी कुछ रेगुलेशन बनाने पड़े हैं। तो जो मेन रेगुलेशन के बाद एडिशनल रेगुलेशन बनेंगे वो इस इंक्लूजन ऑफ मैटर के अंदर आएंगे, समझे। सिंपल सी बात है, मान लो किसी कंपनी के मेन में लिखा है कि सिर्फ डायरेक्टर, जो मेन डायरेक्टर होगा, ये जिसे हम कहें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, आप ये मान के चलो किसी कंपनी का आर्टिकल लिखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास ये अधिकार है कि वो आउटसाइडर कहीं से लोन ले सके, आप ये मान के चलो, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बता दिया। अब उसके एडिशनल क्लॉज में इंक्लूजन में कहा कि जो लोन का अमाउंट है वो 50 लाख तक होना चाहिए या 50 करोड़ तक होना चाहिए, ये इंक्लूजन में दे दिया। ऐसा होता है कि पहले मेन में कुछ कहा, फिर इंक्लूजन में उसी के बेस पे जो हमने मेन में कहा उसी के बेस में इंक्लूजन में भी कोई चीज हमने डाल दी। इसे कहते हैं इंक्लूजन ऑफ मैटर, कि जो मेन कंटेंट था, जो मेन रूल्स था, उसके अंदर ही कुछ चीज हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने कहा इंक्लूजन ऑफ मैटर। थर्ड,
कंटेन प्रोवाइड फॉर इंट्रेंचमेंट, इंट्रेंचमेंट मतलब बदलाव करने के लिए। द आर्टिकल मे कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग। अच्छा सॉरी, मैं बदलाव बोल दिया। इंट्रेंचमेंट मतलब कि मान लो जैसे लॉ के अंदर कोई चीज है और हम वो चाह रहे हैं कि हम उससे भी स्ट्रिक्ट कर दे, तो उसे कहते हैं इंट्रेंचमेंट क्लॉज। पढ़ते हैं आगे। द आर्टिकल में कंटेन्स प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग, किस चीज को बचाने के लिए हम उसको इंट्रेंचमेंट क्लॉज लगा देते हैं। द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल में बी alter only if condition or procedure as there or more strict than applicable in the case of special resolution are made to be compliant। क्या बोल दीजिए समझो। मान लो अगर जनरली क्या होता है कि 3/4 मेजोरिटी के साथ हम आर्टिकल को अल्टर कर सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ लिया। लेकिन कोई कंपनी चाह रही है कि हमारा आर्टिकल इतनी जल्दी अल्टर ना हो, कि इतना आसानी से अल्टर ना हो, तो क्या वो अपना आर्टिकल अल्टरेशन का स्टिक कर सकती है रूल? हाँ कर सकती है। लॉ के अंदर कहा गया है कि जो हमने लॉ में लिमिट दी है, आपको उससे स्ट्रिक्ट करना है कोई चीज तो आप स्ट्रिक्ट कर सकते हो, लेकिन आप उससे कम नहीं कर सकते। मान लो लॉ में कहा गया है कि आर्टिकल को अल्टर करने के लिए 3/4 मेंबर चाहिए, तो आप 3/4 का मतलब 50% नहीं कर सकते, आप 1/2 नहीं कर सकते 3/4 का। लेकिन आप 3/4 का 80%, 90% या 100% कर सकते हैं। आप अपने जो लॉ के अंदर रूल है उससे बढ़ा के कर दीजिए, लेकिन उससे कम नहीं रखना, ये कहना है लिमिट। तो जब हम किसी लॉ के रूल के से और अपना रूल स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रेंचमेंट करना। हम इंट्रेंच हो गए लॉ से, हम लॉ से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए इस टाइम, उसे कहते हैं इंट्रेंचमेंट क्लॉज। तो ये भी कंपनी अपने आर्टिकल के अंदर लिख देती है कि अगर हमें ये चीजें बदलाव करनी होंगी, ऑल्दो लॉ के अंदर ये लिमिट है, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि इतनी जल्दी बदलाव हो जाए, इसलिए हम इसे और भी स्टिक कर रहे हैं। मानिए जैसे ये है कि अगर कोई कंपनी लोन लेना चाह रही है, तो उसमें ये लिखा हो गया कि मेमोरेंड कि उस एक मेंबर्स की कंसेंट हो गया, मेंबर्स बोला सॉरी, एक डायरेक्टर, मान लो एक कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, उसके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स a director can accept a loan from any party worth rupees 50 lakhs, worth up to rupees 50 lakh, कि 50 लाख तक का कोई भी आउटसाइडर से लोन कौन ले सकता है? मिस्टर ए ले सकता है, जो कि एक डायरेक्टर है। उसके आर्टिकल में लिखा है। साथ में जो आगे उसके आगे क्या लिखता है? प्रोवाइडेड, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन रिगार्डिंग दैट लोन। लेकिन साथ में नीचे ये और चीज और लिख दी कि अब उसे स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा लोन पास कराने के लिए। तो ये दोनों चीज, तो ये हमने प्रोवाइडेड के बाद अपनी तरफ से बढ़ा दिया ना, तो वो कह रहा है कि अपनी तरफ से हम कुछ भारी कर सकते हैं, कोई रूल्स को और कड़क कर सकते हैं, ताकि हमारे जो आर्टिकल है उसमें रोज रोज बदलाव ना हो। और एक बात बताओ, जब तक कंपनी के रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं होंगे कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर रूल ही फ्लेक्सिबल रख दिए तो कहीं ना कहीं उन रूल को कोई इस्तेमाल यूज नहीं करेगा, मानेगा नहीं, या मानेगा भी तो उन रूल को कोई सब लोग टेक इन ग्रांट लेंगे, अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि आप इंटेंशनल क्लोज भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है, करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी चीज को आप और हार्ड बना दीजिए, जो लोग में लिमिट है उससे भी हार्ड बनाना चाहते हैं तो आप हार्ड बना सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं कर सकते। और इसमें बताएंगे मैनर्स ऑफ इंक्लूजन इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, कि जो आप इंट्रेंचमेंट के क्लोज ऐड करना चाह रहे हैं उसका मैनर बताएंगे प्रॉपरली कैसे कैसे चीजें होंगी। The provision of entitlement should only be made either on formation of a company or by amendment in articles against by the members of the company, agreed by the members of the company। ये क्या कह रहा है? इंट्रेंचमेंट क्लोज जब बनता है तो इंट्रेंचमेंट क्लोज दो बार डल सकता है उस किसी भी कंपनी के आर्टिकल में। या तो जब कंपनी बनी है जब ही इंट्रेंचमेंट क्लोज डाल दो किसी चीज के रिगार्डिंग, कि ये चीज इस तरीके से नहीं होगी, किस तरीके से होगी, हम इसे हार्ड बनाना चाह रहे हैं, इसे कहते हैं इंटेंचमेंट क्लॉज। हमने पढ़ लिया कि अगर जब इंटेंचमेंट क्लॉज ऐड करना है किसी कंपनी के आर्टिकल में, तो या तो उसके इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे होगा, लेकिन अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे नहीं करा, आप बाद में करना चाहते हो तो कर दीजिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको आर्टिकल अल्टर करना पड़ेगा। और आर्टिकल अल्टरेशन का सिंपल सा रूल जो कंपनी लॉ ने कहा है वो कहा है 3/4 ऑफ द मेजोरिटी। तो 3/4 ऑफ मेजोरिटी से आर्टिकल अल्टर कर दो और इंटेंचमेंट क्लॉज डाल दो। In the case of private company and by special resolution in the case of public company। एक सेकंड देखो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी चीज जो मैंने अल्ट्रेशन ऑफ एमओए में क्या था कि 3/4 मेजोरिटी लाओ, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, आर्टिकल अल्टर हो जाता था, है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कहा है इसने कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो आपको सारे मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, जितने भी मेंबर्स होंगे।
मेंबर्स होंगे कितने, मैक्सिमम 200 ही होंगे ना मैक्सिमम तो प्राइवेट कंपनी केस में। तो प्राइवेट कंपनी केस में आपको सारे मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, कंसेंट की, जितने भी मेंबर्स हैं तुम्हारे, अगर आप इंटेंशनल क्लोज लाना चाह रहे हो बाद में। तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम आपने अपने आर्टिकल के अंदर इंटेंशनल क्लोज नहीं डाला और आपको अब लग रहा है कि आपको इंटेंशनल क्लोज डालना है, तो आप डाल सकते हैं। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपको सारे मेंबर यानी कि 200 के 200 मेंबर्स की कंसेंट लगेगी, मैक्सिमम 200 है यानी कि, या फिर आपके में 200 से कम भी है लेकिन 2 से लेकर 200 तक आपकी कंपनी में जितनी मेंबर्स हैं सबकी कंसेंट लगेगी। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि प्राइवेट कंपनी केस में हमने मेंबर्स की लिमिट देखी थी कि 2 से लेकर 200 तक मेंबर्स रहते थे प्राइवेट कंपनी में, ठीक। अगर प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल के अंदर इंट्रेंचमेंट क्लॉज डालना है, तो उस केस में उस प्राइवेट कंपनी को अपने सारे मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी जितने मेंबर्स उस कंपनी में उस टाइम पे हैं, चाहे 200 ज़्यादा हो और चाहे 200 तक हो। ये कहना चाह रहा है। एंड स्पेशल रिजोल्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, लेकिन अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ एसआर से काम चल जाएगा। ये कह रहा है, रुको बता देता हूँ। ये कह रहा है ये कह रहा है मान लो मैं इंटैचमेंट क्लोज लाना है, ठीक है, हमको लाना है इंटैचमेंट क्लोज। पहले हम लाए नहीं लेकिन अब हम चाहते हैं ईसी, इंट्रेंचमेंट क्लोज। एक है हमारे पास पीवीटी, पीवीटी यानी मतलब प्राइवेट, और एक है हमारे पास पब्लिक। अरे यार, प्राइवेट एंड पब्लिक। एक सेकेंड। राइटिंग वो नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ मिल गया, आ गया। एक कंपनी है हमारे पास प्राइवेट और एक कंपनी है हमारे पास पब्लिक। तो ये हो गई प्राइवेट कंपनी, एंड एक कंपनी है अपने पास पब्लिक कंपनी, पब्लिक। अरे भाई हो जैसे, या मान लो इसको पब्लिक मान लो, इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ। तो ये तो हो गई पब्लिक कंपनी, एंड एंड हम फिर से एक बार राइटिंग का वो ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ये है पब्लिक कंपनी, और जो पब्लिक नहीं है वे है प्राइवेट कंपनी। ये है सेकंड वाली हमारे पास प्राइवेट, ठीक है ना। तो दो कंपनी है, एक है पब्लिक कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी, ठीक। तो जो पब्लिक कंपनी है उसमें तो लगेगा एस आर, एस आर यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा पब्लिक कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी में लगेगी ऑल, मतलब जितने भी हैं सबकी सहमति, जितने मेंबर्स हैं सबकी सहमति, ऑल। ये कह रहा था ये कि अगर मान लो आपको इंट्रेंचमेंट क्लोज ऐड करना है अपनी कंपनी में, और इंट्रेंचमेंट क्लोज आपके जब इनकॉर्पोरेशन हुई है कंपनी उस टाइम पर नहीं कर पाए आप, तो अब आपको अगर करना चाह रहे हैं इंट्रेंचमेंट क्लोज तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी। तो अगर आपको करना है तो उस केस में आपको सिंपल ये करना करेगा काम कि अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो एसआर पास करिए, और प्राइवेट कंपनी है तो सारे मेंबर्स की सहमति लीजिए। ये कह रहा था ये पॉइंट। ये एस पीछे रह गया, चलिए कोई नहीं, इसको भी लाएंगे। आओ भाई तुम भी आओ। अरे भाई अच्छा सेलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले। तो ये आ गया हमारा एस बी के साथ। अभी प्राइवेट रह गया क्या, अच्छा। जस्ट अ मिनट। तो हम लिया है इसको यहाँ, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा किस केस में,
पब्लिक कंपनी के केस में, और प्राइवेट कंपनी के केस में हमें लगेगा SR। तो एक बार और पढ़ लेंगे इसको भी, ठीक है ना। तो देखो अब पढ़ते हैं क्या था। अगर हम इंट्रेंचमेंट क्लॉज हम ड्यूरिंग द बिजनेस लिए आए, ड्यूरिंग द बिजनेस नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, इंट्रेंचमेंट क्लॉज अगर हम इनकॉर्पोरेट करने के टाइम लाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकॉर्पोरेट करने के बाद अगर हम इंट्रेंचमेंट क्लॉज लाना चाह रहे हैं तो उस केस में अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो सिंपल का सा है, हमको करना पड़ेगा क्या, हमको लाना पड़ेगा उसके जितने ही मेंबर्स हैं सबसे सहमति लेनी पड़ेगी कि हाँ हम इंट्रेंचमेंट क्लॉज लाना चाह रहे हैं, क्या हम ले आए। तो अगर हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर्स की परमिशन लगेगी, लेकिन अगर हमारी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो फिर हमको सारे मेंबर्स की परमिशन नहीं लगेगी, बल्कि हमें स्पेशलाइजेशन पास करना पड़ेगा, यानी कि 3/4 मेंबर की ही परमिशन से काम चल जाएगा। ये था हमारा इंट्रेंचमेंट क्लॉज। अब पढ़ते हैं आगे। नोटिस टू द रजिस्ट्रार फॉर इंटैचमेंट प्रोविजन। अब एक बार बताओ, आपने इंटैचमेंट कर लिया, आपने इंटरनली डिसाइड कर लिया कि हम कोई चीज़ स्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या वो अपने आप बन जाएगी? नहीं, आपको बताना तो पड़ेगा ना रजिस्ट्रार को कि मालिक हम ये चीज़ अब बढ़ाना चाह रहे हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा हार्ड करना चाह रहे हैं, आप कृपया हमारे आर्टिकल को जो आपके पास रखा है उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट कर दीजिए। तो इसलिए नोटिस बस देना पड़ेगा ROC के पास कि हमने अपना जो हमारी रिक्वायरमेंट थी 3/4 की या सारे मेंबर की जैसी भी कंपनी है उस रिक्वायरमेंट को हमने फुलफिल कर लिया है, और अब हम अपना इंट्रेंचमेंट करना चाहते हैं। रजिस्ट्रार कहेगा ठीक है, एक प्रिस्क्राइब फीस मांगेगा, ये फीस दे दो, मैं आपके रजिस्टर के अंदर आपके आर्टिकल के अंदर ये बात लिख देता हूँ। तो रजिस्ट्रार उस कंपनी के आर्टिकल के अंदर ये चीज़ लिख देगा। उसका लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में अपडेट हो गया, तो जैसे कोई पब्लिक का कोई बंदा खोल लेगा उसको वो इंट्रेंचमेंट वाली चीज़ भी दिखेगी। अगर कंपनी अपने पास ही रख दे और रजिस्ट्रार के पास जाकर ना ये चीज़ नोटिफाई करे, तो उस केस में जो आउटसाइडर है, जो पब्लिक है, उसके पास वो चीज़ नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि पब्लिक के पास ओल्ड वाला AOA दिखाई देगा, तो पब्लिक को धोखा लगेगा और वो इंट्रेंचमेंट को जाने बिना कोई किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएगी, जो कि उस बंदे के साथ गलत होगा, आउटसाइडर के साथ गलत होगा। तो आउटसाइडर के साथ गलत ना हो, इसलिए ROC ने कहा कि जब भी आप इंट्रेंचमेंट क्लॉज लाओगे तो कम से कम एक बार हमको बता देना, ताकि हम अपने डेटाबेस में अपडेट कर सकें, जिससे जो पब्लिक आपका AOA देखती है उसमें भी वो चीज़ दिख सके, रिफ्लेक्ट हो सके, ताकि पब्लिक जो आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट करेगी, कोई थर्ड पार्टी, तो वो कॉन्टैक्ट आपके साथ करते टाइम धोखा ना खाए, उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए। इसलिए कहा गया था, रजिस्ट्रार ने कहा था कि जब भी आप इंटैचमेंट क्लोज लाओगे तो आपको एक बार पहले हमको बताना पड़ेगा कि हम ये इंटैचमेंट क्लोज ला रहे हैं, ताकि हम अपने डेटाबेस में वो चीज़ लिख सकें आपके आर्टिकल के अंदर। और जैसे ही हम अपने डेटाबेस में लिख के ओके करेंगे, तो जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट देखेगा, जो भी कोई उसके बाद आपका आर्टिकल डाउनलोड करेगा, तो उसमें वो चीज़ लिखी हुई आएगी, तो वो बंदा पढ़ पाएगा, और वो बंदा पढ़ के ही आपके साथ कॉन्टेक्ट कर पाएगा, ना कि बिना पढ़े। वेयर द आर्टिकल वेयर द आर्टिकल कंटेन्स अ प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट, जब आर्टिकल के अंदर प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट डाल रहे हो आप, वेदर मेड और फॉर्मेट और अमेंडमेंट, चाहे पहले से हो या बाद में हो या कैसे भी हो, कोई नहीं फर्क पड़ा। द कंपनी शैल नोटिफाई, लेकिन यहाँ से बढ़ो, कंपनी शैल नोटिफाई टू रजिस्ट्रार, लेकिन कंपनी को रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। इसकी मैंने रीजन बता दिया आपको कि अगर कंपनी अपने पास ही अमेंडमेंट करके ना बताए रजिस्ट्रार को, तो जो कंपनी ने अपना एमओ दे रखा है, अपना AOA दे रखा है उसे रजिस्ट्रार के पास, जो रजिस्ट्रार ने फिर दे दिया ऑफिशियली, जिससे वो हो गया पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिश कर दिया रजिस्ट्रार ने, वो पब्लिकली ऑफर कर दिया। तो जो वो वाला है उसके अंदर वो चीज़ लिखी हुई नहीं होने की, और तो वो चीज़ लिखी हुई नहीं होने की, तो आउटसाइडर उस चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे, और आउटसाइडर उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आउटसाइडर बिना वो चीज़ जाने कंपनी के साथ एंटर कर जाएंगे, जिसमें या तो कंपनी का लॉस हो सकता है या फिर आउटसाइडर का लॉस हो सकता है। आउटसाइडर का लॉस होने की ज़्यादा चांस है, तो इस केस में आउटसाइडर का लॉस ना हो, इसलिए कंपनी पे ये चीज़ लागू लागू रहती है। लॉ ने ही कहा है कि जब भी कंपनी अपना इंटरेचमेंट क्लॉज लाएगी, तो कंपनी को एक बार स्टार को बताना पड़ेगा कि मालिक हम ये चीज़ बदलाव कर चुके हैं, आप भी अपना डेटाबेस अपडेट कर दीजिए, ताकि जो आउटसाइडर हैं, जो थर्ड मतलब जो पब्लिक है, पब्लिक इस चीज़ को पढ़ पाए, जिससे पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले ये समझ पाए कि हमने ये चीज़ें विस्तृत कर दी है, ये चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। इसलिए कहते हैं कि नोटिफाई करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। आपने फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम पढ़े थे, ABCDE। अब उससे आगे के जो फॉर्म है वो आर्टिकल के फॉर्म है। The article of a company shall be respectively form specified in table F, G, H, I, J in schedule 1 as may be applicable in such a company। तो जैसा हमने ऊपर पढ़े थे ना आर्टिकल के फॉर्म, एक से मैं दिखा देता हूँ आपको, हमने पढ़े थे आर्टिकल के फॉर्म, ये रहे देखो टेबल थे वहाँ।
यहाँ फॉर्म में हमारा टेबल था, टेबल ए बी सी डी ई, ई तक तो था आर्टिकल के बारे में। अब देखना आप एफ से वो ई तक था मेमोरेंडम के बारे में, सॉरी आर्टिकल बोला हूँ, ई तक था मेमोरेंडम के बारे में। और ई के जस्ट बाद जब एफ चालू होगा तो एफ में आएगा आर्टिकल के बारे में। देखना अभी, देखो FGHI G, तो ए से लेके ई तक तो है टेबल के अंदर मेमोरेंडम कैसे बनेंगे अलग अलग कंपनियों के, और एफ से लेके जे तक है कि आर्टिकल कैसे बनेंगे अलग अलग कंपनियों के। ठीक है नहीं। मॉडल आर्टिकल क्या होता है, देखो जो कंपनीज एक्ट 2013 था, इससे पहले ये चीज नहीं थी। तो जब कंपनी एक्ट से 2013 से पहले कोई एक स्पेसिफाई फॉर्मेट नहीं दे रखा था कंपनी लॉ ने कि आप ये फॉर्मेट फॉलो कर लीजिए। तो क्या करते थे, कोई कंपनी अपना आर्टिकल किसी तरीके से बना लेती थी, कोई कंपनी अपना आर्टिकल किसी और तरीके से बना लेती थी। तो जो पढ़ने वाले थे, जो मतलब आउटसाइडर थे, पब्लिक थी, उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती थी। वे समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्या फॉर्मेट है, कौन सी कंपनी क्या कहना चाह रही है। इसलिए कंपनी लॉ ने एक मॉडल आर्टिकल जोड़ दिया, जिसका पर्पज ये था कि आपको कम से कम इतनी चीजें जितनी हमारे आर्टिकल में लिखी हैं, इतनी चीजें पब्लिक को बतानी पड़ेंगी और इस तरीके से बतानी पड़ेंगी। आप कुछ एडिशनल बताना चाहते हैं बता दीजिए, लेकिन अब आपको कम से कम ये चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी जो हमारे मॉडल आर्टिकल के अंदर लिखी है। जैसे एक मॉडल मॉडल सैंपल पेपर नहीं होता कि इतनी इतनी चीजें होनी चाहिए, इस तरीके से मॉडल आर्टिकल है कि आर्टिकल के अंदर आपकी कंपनी के कम से कम ये चीजें होनी चाहिए, एडिशनल आपको देना चाहे दे दो, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए और इसी प्रिस्क्राइब फॉर्म, इसी प्रिस्क्राइब पैटर्न में होनी चाहिए, जिससे पब्लिक को पढ़ने में आसानी रहे और सब कंपनियों के जैसा होगा तो पब्लिक को दिक्कत नहीं आएगी। वरना पहले क्या था कि कोई भी कंपनी अपना अलग अलग तरीके से बना लेती थी अपनी चॉइस से, जिससे जो आउटसाइडर थे, जो रीडर थे आर्टिकल के, उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी आर्टिकल। तो इसलिए मॉडल आर्टिकल ला दिया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आ गया ये, जिससे क्या हुआ कि अब पढ़ने में आसानी रहेगी। एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, कम से कम इतनी चीजें बतानी पड़ेंगी, आप एडिशनली बता सकते चाहो तो बता सकते हो। पढ़ते हैं अब। ये कंपनी में ऑप्ट ऑल, कंपनी चाहे तो उसकी सारी चीजें मान ले, या और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन द मेमोरेंडम मॉडल आर्टिकल टू बी, हाँ सॉरी मैं गलत बोल गया। मैं कह रहा था कि मैंने कहा था कि जितना मेमोरेंडम में लिखा है वो नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पैटर्न वही रहना चाहिए, लेकिन चाहे तो कंपनी सारा ही कॉपी कर ले, चाहे कंपनी अपनी तरफ से कुछ बदलाव कर दे। वही बोला था कि मैं और तरीके से बोला था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉडल आर्टिकल के अंदर लिखा है, चाहे तो कंपनी डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दे मॉडल आर्टिकल, चाहे उसमें कुछ बदलाव करके अपना कुछ तरफ से कुछ एक्स्ट्रा लिख दे। यही तो मैं पहले बोला, यही है बोल रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मॉडल आर्टिकल एक सैंपल है, एक जिसके बेस पर आर्टिकल बनता है। तो आप चाहो तो सैंपल पूरा कॉपी कर लो, या आप चाहो तो सैंपल में से कोई चीज अपनी तरफ से ऐड या रिमूव कर लो। उसे कहते हैं मॉडल आर्टिकल, मॉडल सैंपल ऑफ द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी। तो ये था 7th में। और 8 है, लास्ट है हमारा, कंपनी रजिस्टर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कि अगर कोई कंपनी दिस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट 2013 के बाद रजिस्टर हुई है, तो उस केस में क्या चीज होगी, पढ़ते हैं। इन केस एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कम्युनिकेशन कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब जिस डेट से ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हुआ, उसे कहते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट। कि जो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब 2013 वाला एक्ट, इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ अ कंपनी डू नॉट एक्सीड और मॉडिफाई द रेगुलेशन कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल। देखो ये मैं पहले बता रहा था, ये क्या कह रहा है कि जो 2013 से अब कंपनी बन रही है, उन कंपनी को मॉडल आर्टिकल के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा अपना आर्टिकल, उसको एक्सीड नहीं कर सकती है और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती है उसमें। Those regulations shall be so far as applicable be a regulation of the company in the same manner and same extent as they were be contained in the duly signed by the article of the company। कि जैसा मैनर आपने आपको मॉडल आर्टिकल में दिया गया है, आपको उसी फॉर्म में बनाना है। मतलब ये नहीं कि पूरा मॉडिफिकेशन बोला, देखो इन्होंने बोला था, क्या बताऊं मैं आपको, एक्सक्लूजन मतलब और मॉडिफिकेशन। कि जो मॉडल आर्टिकल में लिखा है, आपको वो चीज़ कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। आप एडिशनली कुछ चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन मॉडल आर्टिकल के अंदर जो चीज़ लिखा है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यही मैं आपको बता रहा हूँ तब से। जो मॉडल आर्टिकल में चीज़ लिखी है, पहले CTRL-C करके अपने आर्टिकल में CTRL-V कर दीजिए, जिसका मतलब ये हो गया कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब आपको अगर कुछ एडिशनली चीज़ देखनी है तो आप उसमें लिख दीजिए, लेकिन आप उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। यही मैं आपको पहले बोला था।
द फॉलोइंग आर द की डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम वर्सेस आर्टिकल। अब पढ़ते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल का फर्क, इसके बाद आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और हमारा कंपनीज एक्ट हो जाएगा। बाय बाय, और कल करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्या है डिफरेंस, क्या है दोनों के बीच में, मेमोरेंडम और आर्टिकल के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव, कि मेमोरेंडम बनाने का ऑब्जेक्टिव अलग है और आर्टिकल बनाने का ऑब्जेक्टिव अलग है। पढ़ते हैं क्या। Memorandum of association defines the limits of the object of the company। कि मेमोरेंडम ये बताता है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की लिमिट क्या है, कंपनी के स्कोप की लिमिट क्या है। लेकिन आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल वेयर एज द आर्टिकल लेट डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कि जो कंपनी का मेमोरेंडम था वो ये बताता था कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, और आर्टिकल ये बताता है कि कंपनी के मैनेजमेंट उस चीज को कैसे कैसे करवा सकते हैं, या खुद करेंगे तो कैसे करेंगे। ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर अचीव। तो आर्टिकल का पर्पस ये है कि जो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव लिखे हैं वे कैसे अचीव हो सके। रिलेशनशिप दूसरा बेस है, रिलेशनशिप पहला बेस था ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बेस में हमने डिफरेंस पढ़ लिया है कि मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट में ये था कंपनी का क्या स्कोप है, और आर्टिकल के ऑब्जेक्ट में ये है कि जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट है वे फुलफिल कैसे हों। रिलेशनशिप ये वे वाली रिलेशनशिप नहीं है, कभी उस वाली रिलेशनशिप मतलब मेमोरेंडम और आर्टिकल के बीच की रिलेशनशिप। मेमोरेंडम डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर। मेमोरेंडम ये बताता है कि कंपनी का आउटसाइडर से क्या क्या रिलेशनशिप है। मतलब क्या कह रहा है कि कंपनी की मेमोरेंडम में ये पता चलता है कि कंपनी आउटसाइडर के साथ क्या क्या व्यवहार कर सकती है, क्या क्या बिजनेस कर सकती है। वेयर एज आर्टिकल डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। कंपनी अपने और अपने मेंबर्स के बीच की बात करता है कंपनी का आर्टिकल। कंपनी का मेमोरेंडम क्या करता है, देखो कंपनी का मेमोरेंडम कहता है कि सारी दुनिया के लिए हमारी ये चीज है, मतलब ये चीज करेंगे तो मान लो हमारे ऑब्जेक्ट में लिखा है कि गाड़ी बनाएंगे, तो सारी दुनिया के लिए ही ये बात है कि हम गाड़ी ही बनाएंगे। लेकिन जो आर्टिकल के अंदर चीज लिखी होती है वो सारी दुनिया को बाइंड नहीं होती, उसके मेंबर्स को बाइंड होती है, या फिर कहें उसके मेंबर्स को होगी, और उसके इंटरनल मैनेजमेंट ही कोई कहीं ना कहीं वो चीजें बाइंड होती हैं। लेकिन पढ़नी सारी दुनिया को चाहिए, पढ़ के ये देख लेना चाहिए कि कंपनी अपने स्कोप के, अपने जो आर्टिकल का स्कोप है, मेमोरेंडम का स्कोप है, उसके बाहर तो नहीं कर रही है आर्टिकल में। अगर कंपनी आउटसाइडर नहीं पढ़ रहा है और कोई चीज में उसके आर्टिकल में ऐसी चीज कर दी जो उसके मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, तो वो आर्टिकल ही अल्टा वायरस हो जाएगा। तो जो एंटर में करेगा आदमी उसे फिर से लॉस है, तो उसे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। अल्टरेशन, मेमोरेंडम को अल्टर करना पड़ेगा। ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए मैंने ऊपर भी एक चीज छोड़ दी थी। क्या चीज छोड़ी थी, देखो मैंने ये छोड़ा था ना, ये मैंने इंटेंशनली छोड़ा था। आप इसको पढ़ना नहीं, क्योंकि आपको पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन जाएगा। इन्होंने ये चीज यहाँ पे दे ही गलत रखी हुई, इंटर का पार्ट है, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम इंटर का पार्ट, तो आपको ये बताना ही गलत है। ऊपर इन्होंने कहा, देखो इन्होंने कहा कि जो कंपनी के है वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता, और फिर इन्होंने नीचे महान आदमियों ने ये बता दिया कि मेमोरेंडम भी अल्टर हो सकता है, जो कि सच है। आज के टाइम में मेमोरेंडम भी अल्टर हो सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ केसेस में होता है। अब एक केस क्या है, वे आपके इंटर के पार्ट है, तो आप उन चीज को भी पढ़ोगे क्यों, तो इसलिए मैंने ये चीज इंटेंशनली इग्नोर करी थी। पढ़ते हैं आगे। लेकिन अब ये आगे जाके फिर से ये बात करता है कि अल्टरेशन कह रहा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड मैनर प्रोवाइडेड इन द लॉ। मेमोरेंडम को अल्टर करा जा सकता है, आपके इंटर के बाद आएगा, लेकिन कब करा जा सकता है और कुछ ही केसेस में करा जा सकता है। तो ये केस आपका इंटर में है, तो आप उनको पढ़िए। आप अभी ये मान के चलिए कि मेमोरेंडम अल्टर ही नहीं हो सकता, तभी आप अपने लॉ अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके दिमाग में ये चीज अभी डाल देता मैं कि आप मेमोरेंडम भी अल्टर हो सकता है, तो फिर आप वो चीज पर समझते ही नहीं कि मेमोरेंडम को अल्टर भी कर सकते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तमाम करते रहो मेमोरेंडम को भी अल्टर करते रहो। फ्रीली अल्टरेबल नहीं है, सिर्फ कुछ ही केस में है, इसलिए आप इस लाइन को इग्नोर करिए। आप ये अभी यही मान के चलें फाउंडेशन लेवल के लिए कि मेमोरेंडम को अल्टर करा ही नहीं जा सकता। ठीक, लेकिन जो उसके आर्टिकल है उनको अल्टर करा जा सकता है। द आर्टिकल कैन बी अल्टर सिंप्लीफाई बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। हमने पढ़ा था आर्टिकल को तो एसआर पास करके कर दो। अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स मतलब होता है बियॉन्ड दी एक्ट, एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड इट स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स एंड void। दिस कैन नॉट बी रेक्टिफाई इवन बाय यूनानिमस। देखो फिर से वही बोल रहा है कि रेक्टिफाई नहीं हो सकता, अभी खुद ने बोला ना ऊपर की रेक्टिफाई कर सकते, ये खुद ही एम्बिगुअस है। तो आपको एक चीज मान के चलनी पड़ेगी, आप फाउंडेशन लेवल के लिए ये मान के चलिए कि मेमोरेंडम अल्टर हो ही नहीं सकता, तो वो रेक्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती, आप ये मान के चलो।
कि मेमोरेंडम में अगर कोई चीज़ लिखी है और उस चीज़ का पालन नहीं हुआ तो वो उस केस में मेमोरेंडम को अल्टर कर ही नहीं सकते, तो वो चीज़ वॉइड ही रहेगी हमेशा हमेशा, आप ये मान के चलिए। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ करी है जो आपके आर्टिकल के अल्टा वायर्स है, तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट ये था कि मेमोरेंडम में कोई चीज़ लिखी है और आपने उसको पालन नहीं करा, तो वो चीज़ को सुधारा नहीं जा सकता, आपके अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है आपका वाइड। वो कॉन्ट्रैक्ट में ना आपके ऑब्लिगेशन रहेंगे ना थर्ड पार्टी के ऑब्लिगेशन रहेंगे। लेकिन जो चीज़ आपने आर्टिकल के अंदर लिखी है और उसका कोई अल्टा वायर्स हो गया है, तो उस केस में आप आर्टिकल को बदलाव कर सकते हैं इजीली 3/4 मेजोरिटी के साथ। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये क्या है, देखो समझो। मानो किसी कंपनी के आर्टिकल के अंदर ये लिखा था कि कंपनी अगर 50 लाख से ज़्यादा रुपए का रॉ मटेरियल मंगाएगी, मतलब कच्चा सामान मंगाएगी अपने प्रोडक्शन के लिए, तो उसे पहले सारे मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी या 3/4 मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी, आप ये मान के चलो। अब ये चीज जो है 3/4 मेंबर से परमिशन, ये क्या आउटसाइडर का काम है? ये क्या उस सप्लायर का काम है कि वो आके कंपनी के अंदर चेक करे कि ये मीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं है ना, उसका काम तो नहीं है ना। उसका काम तो सिर्फ इतना है कि वो मेमोरेंडम में पढ़ ले कि हाँ मीटिंग जरूरी है। वो पूछ ले कंपनी के जो मेंबर्स है जिसके साथ कॉन्टैक्ट करेगी, आपने मीटिंग करा ली, मेंबर ने कह दिया कि मीटिंग करा ली तो बात खत्म। वो थोड़ा ना देखेगा कि मीटिंग कराई थी एक्चुअली है नहीं। मेंबर ने झूठ बोला तो उसमें उसकी तो गलती नहीं है ना। उसका काम सिर्फ मेंबर से इतना पूछना है कि आपने मीटिंग करा ली है जो आपके उसमें आर्टिकल में शो हो रहा है। कंपनी ने कहा कि हाँ ठीक है, हाँ ना, हमने करा ली मीटिंग, तो फिर ठीक है, लीजिए 50 लाख से ऊपर का सामान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो देखना मैम उसका सप्लायर का काम तो नहीं है कि मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है। वो तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना कि मीटिंग कराए। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वही कहता है कि मानिए, इसका एग्जांपल देता हूं, मान लो ए था, एक सप्लायर ए है। इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको ताकि आपको आसानी रहे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। एक सेकेंड, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ठीक। अरे भाई CTRL दोबारा से लिखना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन बोलते हैं, डॉक्ट्राइन कहते हैं वैसे, डॉक्ट्राइन, राइम हो गया, राइन होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का केस है, इसमें पढ़ देते हैं। एक बंदा है ए और एक कंपनी है PQR लिमिटेड, PQR लिमिटेड, PQR लिमिटेड। अब PQR लिमिटेड के आर्टिकल्स में लिखा है और AOA में लिखा है, PQR लिमिटेड के AOA में क्या लिखा है कि अगर कंपनी मंगाएगी सामान, मटेरियल मंगाएगी मोर देन, अगर कंपनी मटेरियल मंगाएगी मोर देन 50 लाख, तो उसको SR पास करना पड़ेगा, SR रिक्वायर्ड। तो अगर कंपनी 50 लाख से ज़्यादा का माल मंगाएगी तो उस केस में कंपनी को SR की ज़रूरत है। ये लिखा है कंपनी के आर्टिकल के अंदर, ठीक है ना। ठीक, तो ये एक बंदा था ए और ये थी कंपनी। अब क्या हुआ, कंपनी गई ए के पास, कंपनी गई ए के पास, कंपनी ने ऐसे कहा कि आप मुझे, अरे भाई सॉरी क्या हो रहा है, हाँ, तो मैं ना ऐसे करके शेप ही ले लेता हूँ ताकि कोई इशू ही ना रहे। ये वाली शेप नहीं लूँगा, इसमें कन्फ्यूज़न होएगा आपको। मैं लूँगा ये वाली शेप। कि कंपनी गई ए के पास और कंपनी ने कहा ए भाई ए, कंपनी ने कहा ए भाई ए, आप हमें, आप क्या करो, ए साहब आप हमें मटेरियल दो, आप हमें मटेरियल दो। कितने रुपए का मटेरियल दो आप हमें? आप हमें मटेरियल दो 55 लाख का। कि ये आप हमें मटेरियल दो 55 लाख रुपीस का, ऐसा बोला कंपनी ने ए से। अब ए को तो पता है, ए ने पढ़ लिया उस कंपनी का, ए ने पढ़ लिया उस कंपनी का आर्टिकल, क्योंकि पढ़ना जरूरी था। ए ने कहा कि मैं 55 लाख का मेटेरियल तो दे दूंगा,
लेकिन क्या आपने अपना एसआर पास कर लिया? तो कंपनी ने कह दिया हाँ, जबकि कंपनी ने ऐसा नहीं करा था। कंपनी ने बोल दिया ऐसे झूठ, ताकि एक साथ जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड बन जाए, और जो 55 लाख का मटेरियल है, मटेरियल आ जाए तो मटेरियल के पैसे कंपनी को ना देने पड़े। इसलिए कंपनी ने क्या करा, झूठ बोल दिया ए के साथ, कहा कि हाँ हमने एसआर पास कर दिया। ए ने झूठे भरोसे पर आके कंपनी के, सच्चाई का तो आज जवान ही नहीं रहा यार। ए के साथ बेचारे के बहुत गलत कर रही है कंपनी, अत्याचार कर रही है कंपनी ए के साथ। तो कम ए ने क्या करा, ए ने उस चीज का भरोसा करके ए को भेज दिया मटेरियल, ए को दे दिया मटेरियल, सेंड कर दिया मटेरियल। ए ने सेंड करा मटेरियल। अब वो ए ने कहा कि मालिक मैंने आपको मटेरियल तो भेज दिया, आप मुझे भी दीजिए मेरे हिस्से के, मेरे पैसे 55 लाख रुपए। तो कंपनी ने कहा कौन है आप? कंपनी ने कहा हु आर यू? कंपनी पलट गई, पलटती ही, कंपनी ने पहले झूठ बोला था। तो कंपनी ने कहा कि हु आर, एक सेकेंड ऐसे क्यों आ रहा है, एक सेकेंड इसको करना पड़ेगा डिलीट, और दूसरी शेप ले लेता हूँ। तो कंपनी ने कहा कि हु आर यू, आप हो कौन, हम तो आपको जानते ही नहीं। तो इसने कहा अरे यार ये इधर से कैसे आ रहा है, हाँ नहीं है, उल्टा ही क्यों आ रहा है, अच्छा ऐसा आएगा, ठीक, ठीक है ना। तो इसको हम पहुंचा देंगे इधर। तो आप मान लीजिए ए के पास जा रहा था, तो कंपनी ने ए गई कंपनी में, और ए से ए ने मांगा अपना पैसा। ए wants to take, A wants to take his money, but company deny. लेकिन कंपनी ने कर दिया मना। एम आई आए अपना पैसा मांगने, लेकिन कंपनी ने कहा कौन है आप, हम तो आपको जानते ही नहीं हैं, यहाँ है हमारा ए बाबू। तो ए ने अपना पैसा मांगना चाहा, लेकिन कंपनी ने कर दी मना ए को। कंपनी ने कहा कौन है आप, हम तो आपको जानते ही नहीं। ए ने कहा ये तो मेरे साथ गलत हुआ। कंपनी का लॉजिक ये था कि हमने तो एसआर पास ही नहीं करा था, तो जब हमने एसआर पास ही नहीं करा तो ये तो ट्रांजैक्शन ही वैलिड नहीं रही, इनवैलिड ट्रांजैक्शन हो गई। तो इस केस में ए ने एक ही एक, अब बताओ इस केस में क्या एक ही गलती है? क्या इस केस में एक ही गलती है? कंपनी ने एसआर पास नहीं करा, तो ये तो कंपनी का काम था ना एसआर पास करना। तो इस केस में लोन जस्टिस साहब ने कहा, जज साहब ने कहा कि देखो ए का काम सिर्फ इतना था कि वो तुमसे ये पता करे कि आपने एसआर पास करा है कि नहीं करा। आपने कहा कि हाँ हमने एसआर पास कर दिया, तो अब ए की कोई जिम्मेदारी नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी थी पास करना। तो ए ने तो आपको भरोसे में मटेरियल भेज दिया, अब आपसे ए पेमेंट मांग रहा है, तो आप पेमेंट देने से मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तो इस केस में आपका डिफॉल्ट है। तो इसीलिए ये एक नया चीज बनाई गई जिसे कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि आउटसाइडर जो है वो सिर्फ कंपनी से पता मालूम कर सकते हैं, वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते। इसलिए अगर इंटरनल मैनेजमेंट का कोई गलती है तो उसके लिए आउटसाइडर जिम्मेदार नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और कंपनी को या जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसे वो चीज़ फुलफिल करनी पड़ेगी, जो उसके ऑब्लिगेशंस हैं, जो उसके पेमेंट्स हैं वो देने पड़ेंगे। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखो, ये PQR कंपनी थी जिसके एओए में लिखा था कि अगर कोई मटेरियल मंगाया जाएगा 50 लाख से ज़्यादा का तो एसआर की जरूरत पड़ेगी। एक बंदा था, ए ने क्या करा, एक सप्लायर ऑफ मटेरियल था, ए कंपनी गई ए के पास, कंपनी ने कहा मुझे 55 लाख का मटेरियल दे दीजिए। एक एक समझदार बंदा था, ए ने कंपनी का आर्टिकल पढ़ा, ए ने कहा कि मैं भेज तो दूं, लेकिन आपके आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि 50 लाख से ऊपर का मटेरियल मंगाने पे एसआर की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आपने एसआर पास कर लिया? कंपनी का जो बंदा गया था उसने झूठ बोल दिया, उसने कहा कि हाँ हमने कर लिया। उसे क्योंकि उसे रिपीट करना था, पैसे नहीं देने थे बाद में, तो उसने कहा कि हाँ हमने एसआर पास कर चुकी। तो ए ने उस बात के भरोसे पे आके मटेरियल भेज दिया कंपनी के पास। अब जब पेमेंट की बात आई तो ए ने अपना पैसा वापसी मंगाया कंपनी से। तो ए वांट्स हिज मनी टेक हिज मनी वापसी, बट कंपनी ने डिनाई कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रा वायर्स ऑफ एओए। कंपनी कह रही है कि ये ट्रांजैक्शन ही अल्ट्रा वायर्स ऑफ एओए है, तो तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कंपनी का मानना था। लेकिन कोर्ट ने कहा इस केस में
कि देखिए एओए का सिर्फ जिम्मेदारी इतनी थी कि एओए आपसे ये जानकारी दे सके कि आपने एसआर पास करा है या नहीं करा। अब ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपका इंटरनल अफेयर्स था कि आपको एसआर पास करना था। आप एसआर पास नहीं करे और आपने ये से झूठ बोल ये से झूठ बोल दिया मटेरियल देने के लिए, तो ये आपकी डिफॉल्ट है और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा केस होया, इस वजह से एक नया चीज आई जिसे कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसका मतलब सिर्फ ये था कि जो आउटसाइडर है वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करते, तो अगर कोई कंपनी का इंटरनल अफेयर्स कंप्लीट होना है, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए आउटसाइडर जिम्मेदार नहीं है। वो कंपनी का खुद का काम है, कंपनी का अंदरूनी काम है, तो कंपनी को खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए वो आउटसाइडर को लाइबल नहीं ठहरा सकते। ये था ये पूरा केस। इसी चीज़ को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के लिए आउटसाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आउटसाइडर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आउटसाइडर की सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जानकारी ले लें, एक बार कंपनी से पूछ लें कि कंपनी क्या आपने अपनी इंटरनल चीज़ें कर ली, इंटरनल रेगुलेशन फुलफिल करे। अगर कंपनी ने कह दिया कि हाँ करे, तो फिर आपको और दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कंपनी ने झूठ बोला तो इस केस में कंपनी लायबल होगी, ना कि आप। अब आई होप आप सब समझ गए होंगे। पढ़ते हैं एक बार डिटेल में। Section 399 of the Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means, यानी कि ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है एनी डॉक्यूमेंट के बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास जो डॉक्यूमेंट है क्या है, एमओए एओए। तो कोई भी बंदा, सेक्शन 399 बोलता है कि कोई भी बंदा एमओए और एओए कंपनी का देख सकता है। इसका मतलब ये है कि एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है और मेक का रिकॉर्ड ऑफ द सेम, और उसे अपने पास सेव करके भी रख सकता है, जैसे मैंने रख रखा था सेव करके एमओए रिलायंस कंपनी का और एओए भी। एंड गेट अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट एनी डॉक्यूमेंट, उसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकता है, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने करा नहीं लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। ऑन पेमेंट ऑफ आप प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट अगर आपको मंगाना है किसी कंपनी का तो आप मंगा लीजिए, बस आपको एक प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी, ठीक। इसलिए मैंने डाउनलोड नहीं करा था क्योंकि फीस कौन देगा। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा, ये अलग चीज है। ये कहता है, एक सेकेंड, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मैं लिख कर बता देता हूँ क्या कहता है। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्राइन बोलते हैं, वैसे मैं डॉक्ट्रिन बोलता हूँ, इसको डॉक्ट्राइन बोलते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये क्या कहता है, ये कहता है सिंस एमओए एंड एओए of a company is public document, therefore every person who enter into a contract with the company must have a knowledge of it। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का सिर्फ कहना इतना है कि एमओए और एओए जो क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो जो भी बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा उसे इन चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। इतना कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लेकिन पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंडोर मैनेजमेंट। देखो इंडोर मैनेजमेंट इन्होंने हाथ से डाल दूंगा था, ऊपर टाइटल इंडोर मैनेजमेंट का है, लेकिन इस बुरा कर लेते हैं फिर आएंगे, इस बुरा कर लेते हैं फिर आएंगे, इस बुरा कर लेते हैं फिर आएंगे, इस बुरा कर लेते हैं फिर आएंगे इंडोर मैनेजमेंट में। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका इंडोर मैनेजमेंट का, तो कोई दिक्कत नहीं है उस केस में, ठीक है ना। तो अब हम इसे पढ़ेंगे यहाँ से, सेकेंड ये हमको यहाँ से पढ़ना है इंडोर मैनेजमेंट। अभी हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये है कि देखो क्योंकि एमओए या एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है,
तो जो भी पर्सन, जो भी बंदा कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट में एंटर होगा, उसको ये इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या क्या कर सकती है और कंपनी उन चीज़ों को कैसे कैसे करती है, क्या क्या उसका इंटरनल सिस्टम है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब इंटरनल चीज़ कंपनी ने करी है या नहीं करी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि किसी कंपनी के एमओए या ईओए में क्या लिखा है, ये उस बंदे को पढ़ के जाना चाहिए कॉन्टैक्ट में एंटर होने से पहले। द मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी व्हेन रजिस्टर विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही रजिस्ट्रार के पास एमओए और ईओए रजिस्टर होते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो बन जाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट बनने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा उनको डाउनलोड कर सकता है। एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन, कि कोई भी पर्सन उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस देकर। इन अदर वर्ड्स, अगर कंपनी लोगों की बात करें तो सेक्शन 399 ये बात कहता है कि हर बंदे का राइट है कि वो एमओए को पढ़े, एमओए की जानकारी पा सके, ये हर बंदे का राइट है। देयरफॉर इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग्स विद द कंपनी, और ये उसकी राइट भी है, ड्यूटी भी है, अधिकार भी है, लेकिन साथ में उसकी ड्यूटी भी है कि अगर वो कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है तो उसे उससे एंटर होने से पहले एमओए की जानकारी होनी चाहिए। ये सब आगे बोलेगा। बाय कंस्ट्रक्ट नोट इट मीन्स बैन ए पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट और नोट, कि किसी बंदे ने डॉक्यूमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ही इज प्रिज्यूम टू हैविंग द नॉलेज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप डॉक्यूमेंट पढ़ो या ना पढ़ो, कंपनी लॉ के अंदर ये माना गया है कि आप अगर किसी कंपनी के साथ एंटर कर रहे हो तो आपने उसका डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, ऐसा मान के चलेंगे, चाहे आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। और क्योंकि आपने पढ़ लिया तो आपको उसके बाद आपको उसकी जानकारी भी हो गई होगी, ये भी लॉ मानता है। ही इज नॉट ओनली प्रिज्यूम टू रीड, सिर्फ हम इतना नहीं मानेंगे कि आपने पढ़ लिया, हम इतना मान लेंगे कि आपने पढ़ के उस डॉक्यूमेंट को समझ भी लिया। तो लॉ बाय डिफॉल्ट इन दो चीज मान के चलता है कि जो बंदा कंपनी के साथ आ रहा है, कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट में एंटर हो रहा है, उसने एमओ और एओए को पढ़ा भी है और उसको समझा भी है। ये कंपनी बाय डिफॉल्ट मान के चलती है, चाहे आप ये चीज करो या ना करो। और कंपनी क्योंकि ये चीज मान के चल रही है कंपनी लो, इसलिए कंपनी लो कह रहा है कि जो भी एंटर करोगे उसके लिए आप जिम्मेदार रहोगे। Every person dealing with the company, not only the constructive notice of the memorandum or article, but also other relevant document such as special resolution etc. तो यही कह रहा है कि आप मेमोरेंडम और आर्टिकल की जानकारी तो ले ही रहे हो, स्पेशल रेजोल्यूशन की भी जानकारी लो जहां रिक्वायर्ड है। मान लो किसी कंपनी का आर्टिकल में लिखा है, जैसा हमने एग्जांपल लिया था, हमारा एग्जाम्पल था कि इस कंपनी का आर्टिकल में था कि अगर 50 लाख से ज्यादा का कोई मटेरियल मंगाएगा कंपनी तो उसे एसआर पास करना पड़ेगा। तो आउटसाइडर के तौर पे आपको एक बार कंपनी से यही पूछना पड़ेगा कि आपने एसआर पास करा है या नहीं, जो कि ये ने पूछा था। तो एक यहाँ कोई गलती नहीं थी, तो ये कह रहा है कि आपको एमओए और ए के साथ अगर कोई और चीज भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो आपको इस एसआर भी के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कंपनी से कि आपने एसआर पास कर दिया है कि नहीं कर दिया है। Thus, if a person enter into a contract which is beyond the power of a company, अगर कोई बंदा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है जो कि कंपनी के अधिकार के क्षेत्र से बाहर था, उसे कहेंगे, या फिर मेमोरेंडम और आउटसाइड ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी कि मेमोरेंडम या आर्टिकल के बाहर था, तो उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वाइड, जो हम ऊपर से बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है क्योंकि एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो जो भी बंदे कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे, हम मतलब लो लो ये मान के चलता है कि उन्होंने एमओए एओए और जो और चीज रिक्वायर्ड है जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन उनको पढ़ा भी है और साथ में समझा भी है, पढ़ के समझ लिया है, ऐसा मानता है लो। चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन लो ये मान के चलेगा कि आप अगर किसी कंपनी के साथ एंटर हो रहे हो कॉन्टैक्ट में, तो आपने उस कंपनी का एमओए भी पढ़ चुके हो, आप उस कंपनी का एओए भी पढ़ चुके हो, और जहां एसआर की जरूरत है या और भी कोई जरूरत है, आप वो चीज भी कंपनी से एक बार पूछ चुके हो कि हाँ आपने ये चीज करी है कि नहीं करी। आपने पूछ लिया, कंपनी ने हाँ कह दिया, फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन पूछना आपकी जिम्मेदारी थी, आप बिना पूछे एंटर कर रहे हो, और कल को कोई दिक्कत आएगी तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा और आपकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी उस कॉन्ट्रैक्ट में, ना कोई राइट रहेगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता था ये कि सिंस एमओए इज अ कंपनी इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, देयरफॉर एवरी पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इट। तो जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है कंपनी के साथ, तो उसे उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब इसका उल्टा है, इसका उल्टा क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि माना आपको पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ा ठीक है,
आपको ये अदर चीज भी पता करनी चाहिए, आपने करी। लेकिन जो अदर चीज कंपनी को फॉलो करनी है, जैसे हमारे केस में एसआर फॉलो करना था, तो ये एसआर तो कंपनी ही करेगी, ये आप थोड़ी ना कर दोगे कंपनी के बिहाफ में, जाके आप थोड़ी एसआर ले लोगे, एसआर तो कंपनी को लेना पड़ेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सिर्फ इतना कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने जो कहा वो बात ठीक है, मैं मान गया, लेकिन जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स है, जो कंपनी के इंटरनल चीजें कंपनी को करनी है, वो तो कंपनी ही करेगी। आउटसाइडर को नहीं पता कि कंपनी ने करा है या नहीं करा। आउटसाइडर की जिम्मेदारी वहां खत्म हो गई जब आउटसाइडर ने कंपनी से पूछ लिया कि आपने ये चीज करी है, और कंपनी ने कह दिया कि हाँ करी है, तो फिर आउटसाइडर ये मान के चलेगा कि हाँ कंपनी ने वो चीज फॉलो करी है। और अगर कंपनी उस चीज को फॉलो नहीं करती तो उस चीज के में का आउटसाइडर जिम्मेदार नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही माना जाएगा, जिससे आउटसाइडर अपनी चीज रिकवर कर सके। हमने केस भी लिया था कि पीक्यूआर लिमिटेड ने 50 पीक्यूआर लिमिटेड के आर्टिकल में लिखा था 50 लाख से अधिक अगर मेटेरियल मंगाओगे तो एसआर पास करोगे। ए सप्लायर था मेटेरियल का, पीक्यूआर लिमिटेड गई थी 55 लाख का मेटेरियल मांगने, ए ने कहा कि हाँ मैं मेटेरियल भेज तो दूंगा, आप मुझे ये बताओ एसआर पास करा है कि नहीं। कंपनी ने कहा कि हाँ करा है, जबकि कंपनी ने नहीं करा था। कंपनी चाह रही थी कि मैं ऐसे करूंगी तो ये अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर आ जाएगा, और मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसका 55 लाख नहीं देने पड़ेंगे। कंपनी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी। तो कंपनी ने कहा ऐसे कि हाँ करा है, जबकि कंपनी ने नहीं करा था पास, ए ने बेचारे ने भेज दिया। लेकिन ए की जिम्मेदारी तो पूछने पूछने के साथ ही खत्म हो गई। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि जब आउटसाइडर ने कंपनी से पूछ लिया कि उसने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करा है कि नहीं करा, तो उसकी जिम्मेदारी वहां खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर कंपनी ने नहीं करा तो कंपनी जिम्मेदार है, ना कि वो बंदा। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ए ने मेटल भेज दिया था पीक्यूआर लिमिटेड को, लेकिन जब पेमेंट की बात आई तो कंपनी का कहना ये था कि हम नहीं देंगे पैसे, क्योंकि आपने अल्टर करा है हमारा ये, आपने हमारा ये पढ़ा था, पढ़ के ये नहीं देखा कि हमें स्पेशल रीजन में पास करना था, जबकि हमने नहीं करा था। तो ए ने कहा कि देखो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे पूछा, अब आप अगर करो या ना करो वो तो आपका इंटरनल अफेयर्स है। आपने कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा लेकिन आप इंडोर मैनेजमेंट पढ़ना भूल गए, ऐसा ये कहेगा कंपनी से। कि इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि मेरा काम यानी कि आउटसाइडर का काम सिर्फ इतना है कि वो कंपनी से एक बार पूछ ले कि आपने अपने इंटरनल रेगुलेशन फॉलो करे हैं या नहीं। उसका काम फॉलो करवाना नहीं है, उसका काम सिर्फ एक बार पूछना है कि आपने फॉलो करे हैं नहीं। और अगर आपने फॉलो करे हैं नहीं है और आप फिर भी कह रहे हो कि करे हैं, तो उस केस में कंपनी लाइबल रहेगी, ना कि वो बंदा। बंदे के पास सब अधिकार होंगे जो एक कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, लेकिन कंपनी के पास कोई भी अधिकार नहीं होगा जो एक कॉन्ट्रैक्ट का होता है। इसका अगर रिवर्स केस हो जाता कि मान लीजिए कंपनी झूठ बोल के पैसे भिजवा, हालांकि कंपनी ऐसे करेगी नहीं, पैसे भिजवाएगी तो सच ही बोल देगी, क्योंकि कंपनी डिफॉल्ट करना चाह रही थी ना, तो दूसरा केस इसमें आएगा ही नहीं। तो ये था पूरा केस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। अभी से पढ़ेंगे हम डिटेल में। इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है कि किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता। अरे सॉरी यार, इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बोल रहा हूँ, सॉरी एक्सेप्शन है, किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लग पाता। वो भी पढ़ेंगे हम आगे चल के। कुछ केस ऐसे हैं जहाँ इंटरनल ही लाइबल, वो आफ्टर एक्सटर्नल जो बंदा है वही लाइबल बन जाता है, इवन आफ्टर उसने पूछा था लेकिन फिर भी वो लाइबल बन जाता है। लाइबल तभी बनेगा, पूछ के लाइबल नहीं, उसने सॉरी पूछा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। मान लीजिए यहाँ एक ही जिम्मेदारी थी, इस केस में समझिए आप, एक ही जिम्मेदारी थी, वो एक बार कंपनी से पूछे कि आपने एसआर पास करा है या नहीं। मान लीजिए ये पूछता ही नहीं, ऐसे ही भेज देता है वो, तो क्या उस केस में भी ये रिकवर करने के लिए लाइबल रहता? फिर नहीं रहता, क्योंकि एक ही जिम्मेदारी थी एक बार कंपनी से पूछने का कि आपने एसआर पास करा है नहीं, अरे ये ने अपनी जिम्मेदारी फुलफिल नहीं करी। तो अगर ये अपनी जिम्मेदारी से हटेगा तो फिर लो भी कहेगा कि अब हमारी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुमने अपनी जिम्मेदारी का त्याग करा तो हम भी तुम्हारा त्याग करते हैं, ऐसा कहेगा लो किससे, ये से, कि अगर तुम हमारा त्याग करोगे, हमारे प्रोविजन का त्याग करोगे तो हम भी आपका त्याग कर देंगे। ये था लॉ का पर्पस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है, पढ़ते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्शन नोटिस। ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने कहा कि आउटसाइडर लाइबल है, उसकी एग्जेम्पशन है ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्या आउटसाइडर लाइबल नहीं रहेंगे। कब? द aforesaid doctrine constitute notice does it is no sense means that a outsider are deemed to have a notice of the internal affairs of the company। ये कह रहा है कि आप सेंसलेस बात कर रहे हो। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो कह रहा है कि आप सेंसलेस बात कर रहे हो। कंपनी के जो आउटसाइडर है उनको कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की जानकारी ही नहीं होगी, उन्हें पता ही नहीं होगा मीटिंग पास करी है या नहीं करी। वो तो सिर्फ एक बार पूछेंगे, कंपनी ने कहा कि पास करी तो भी तो यही मान के चलेंगे ना कि पास करे। तो आप जो बात कर रहे थे वो आपने आधी बात करी, आपने पूरी बात नहीं करी। आपको ये भी कहना चाहिए था कि सिर्फ इंटरनल का काम पूछने का है, वेरीफाई करने का नहीं है। लेकिन आपने ये बात नहीं की, तो इसलिए हम कह रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्ट इज ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ अ आर्टिकल और मेमोरेंडम। एक ऐसा एक्ट है जो आर्टिकल मेमोरेंडम में ऑथराइज है,
आउटसाइडर ने एंटर करा, एज्यूम दैट द डिटेल्स फॉर पिचिंग फॉर द डूइंग द एक्ट हैज बीन अकम्प्लिश। और वो जो बंदा है उसने, देखो यहाँ था, मैं बताता क्या कह रहा है ये कह रहा है कि देखो कंपनी के आर्टिकल में लिखा था 50 लाख से ज्यादा के मैं एसआर पास करा होगा। ए ने पूछ लिया, ए का काम पूछना था, ए ने पूछ लिया, लेकिन अगर आप कंपनी नहीं करेगी तो कंपनी लाइबल होगी ना, कि वही बोल रहा है इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में। तो उस केस में लैंडमार्क केस भी हुआ था इसका, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। ये सबसे बड़ा केस हुआ था, यही वो केस था जो मैंने ये केस बोला ना। हालांकि ऐसा केस नहीं था, केस कुछ अलग था, लेकिन ऐसा ही एक केस हुआ था ये वाला, जिसके बाद ये लॉ आया था, ये चीज आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इस केस के बाद आई थी। इसीलिए इस लॉ को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेज को टर्कवेंट लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि टर्कवेंट के केस में ये चीज बनी थी, लॉ ने बनाई थी, जस्टिस ने बनाई थी, जस्टिस साहब ने बनाई थी। तो इसी वजह से इसे टर्कवेंट लॉ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है टर्कवेंट लॉ क्या है। टर्कवेंट लॉ कुछ नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का नाम ही टर्कवेंट लॉ है। तो अगर टर्कवेंट लॉ करके पूछे तो भी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ही क्वेश्चन पेपर में लिख के आना है, ठीक है ना। टर्कवेंट लॉ इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि इसी लॉ के बाद ये चीज बनी थी, इसी लॉ के बेस पे ये चीज बनी है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। टर्कवेंट लॉ पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको मेंशन तो करना पड़ेगा ही जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का केस आएगा। क्या था, मिस्टर टर्कवेंट थे, वे एक ऑफिसर थे, ऑफिस मैनेजर थे, लिक्विडेटर थे ऑफ द इंसॉल्वेंट सैनिमनी कोकल स्टीम कोकल लिमिटेड। इस कंपनी के जो मिस्टर टर्कवेंट थे वो लिक्विडेटर थे। लिक्विडेटर माने ऑफिशियल मैनेजमेंट है, जो लिक्विडेटर थे, यानी कि जो कंपनी जब लिक्विडेशन होगी तो सारे काम यही करेंगे, उसके सेल्स एसेट बेचेंगे, उसकी लायबिलिटी पे करेंगे। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनी 1844। ये कंपनी बनी थी 1844 में। कंपनी ने बॉन्ड दी 2000 रुपए की, मानो रॉयल ब्रिटिश बैंक को, ऐसा मान के चलिए, इसे रुपए मान लो वरना आपका कन्फ्यूजन रहेगा। कंपनी ने बॉन्ड दी 2000 रुपए की रॉयल ब्रिटिश बैंक को। अब देखिए सब हाथों हाथ करते रहते हैं इसमें अपना, इसको केस को कॉपी करके इसको हम एक बार डाउनलोड वो कर देते हैं, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, ताकि आपको समझ में आ जाए केस था क्या। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हमें ये आज ही कंप्लीट करना है, तो आपको थोड़ा पेशेंस तो करना ही पड़ेगा। रॉयल, इधर क्यों हो रहा है टाइप भाई, इधर होना, अच्छा इधर पहुंचाना पड़ेगा, ओके। एक सेकेंड, हाँ तो हम यहाँ से ही करेंगे ना, सीधा इसके बाद ही आएंगे यहाँ से। केस था रॉयल ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर का केस है, ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, क्योंकि इसलिए से टर्कवेंट रूल भी कहा, टर्कवांट, टर्कवेंट बोलते हैं लेकिन टर्कवांट है ये, लेकिन हम इसको टर्कवेंट ही बोलेंगे क्योंकि हमें अच्छा लगता है टर्कवेंट बोलना। तो ये था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट का केस। एक सेकेंड, इसको कर देते हैं बोल्ड, और इसमें डाल देते हैं हम कलर, कलर नहीं, इसको हम करेंगे हाईलाइट। तो ये था केस, अब पढ़ते हैं इस केस में क्या था। अरे भाई वापसी आ जा, ये इधर क्यों ले रहा है, चलिए छोड़िए, इधर ही आएगा ये जिद्दी है मेरा पैनल। तो हम इस केस के पे पढ़ देते हैं फैक्ट, अब इसको कर देते हैं पहले इरेज, कि क्या था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट का केस। ये तो इरेज भी नहीं हो रहा भाई, जाने दीजिए इसको, ये जिद्दी है, जिद्दी ही रहेगा। तो पढ़ते हैं केस क्या था। केस था कि जो कंपनी थी वो इनकॉर्पोरेटेड थी 1844 में। कंपनी ने जो थी अपनी बॉन्ड दी थी 2000 रुपए की रॉयल ब्रिटिश बैंक को। तो हम एक मान लेते पार्टी है कंपनी, और एक पार्टी है हमारी रॉयल, एक सेकंड, क्या हो रहा है यार, एक है रॉयल
ब्रिटिश बैंक, एक पार्टी थी कंपनी, एक थी रॉयल ब्रिटिश बैंक। तो कंपनी ने क्या करा था, कंपनी ने अपनी बॉन्ड दी थी रॉयल ब्रिटिश बैंक के। अरे भाई भाई भाई, शाबाश। ये ऐसा क्यों आया, क्यों छोड़ो, ऐसा आया ही क्यों। इसको हम पहुंचाएंगे ऊपर, चलिए पहुंचा देते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहा है यार, पैनल गलत जगह को शो कर रहा है। चल रुक भी नहीं रहा, शिट। चलिए मैं इसमें ही करा देता हूँ आपको, बाद में करके मैं पीपीटी में डाल दूंगा इसकी एग्जाम्पल। पता नहीं ये आज क्यों ऐसा कर रहा है पैनल, मैं चला कहीं रहा हूँ, चल कहीं रहा है। तो इसको मैं बना के दे दूंगा, आप समझिए कि रॉयल ब्रिटिश बैंक, वो कंपनी ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को दिए बॉन्ड्स अपने। ठीक है, बॉन्ड्स दिए तो कोई बात नहीं, दियो विच सिक्योर्ड बाय द कंपनी ड्रॉन अपॉन इट्स करंट एसेट। तो ये सिक्योर्ड थी। अरे भाई, द बॉन्ड वाज अंडर द कंपनी सील साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड 1 सेक्रेटरी। ये पैनल आज मेरा हो गया, चलिए छोड़िए इसको, आज ही पूरा करना पड़ेगा क्योंकि आज पूरा निकला, कल क्वेश्चन बैंक नहीं करेंगे। लेकिन हम हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, तो क्या था, सिंपल पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं बिना हाईलाइट करे, क्योंकि हाईलाइट भी नहीं कर पा रहा सही से। जो कंपनी थी उसने बॉन्ड दिए थे 2000 के रॉयल ब्रिटिश बैंक को, जो सिक्योर्ड बॉन्ड थे। द बॉन्ड वाज अंडर द कॉमन सील 2 डायरेक्टर्स एंड 1 सेक्रेटरी। बॉन्ड पर साइन थे, एक डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स के, एक कंपनी सेक्रेटरी के। ठीक। When the company was sued, it alleged that under the registered deed of the settlement, AOA only debtor only has power to borrow up to an amount authorized by the company resolution. A has been passed but not specifying how much directors could borrow. देखो क्या था, कंपनी ने एक बैंक को दिए अपने बॉन्ड्स, कंपनी ने कहा बॉन्ड सिक्योर है। उसमें उसने क्या करा, 2 डायरेक्टर्स और एक सीएस के साइन करा दिए बॉन्ड पे। बाद में जब वो कंपनी पे नहीं कर रही तो बैंक ने करा कंपनी को स्यू। देखो जब भी तो ये हुआ ना, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस, ये तो हमारा वो है जिसे आदमी को कुछ दिक्कत आई, ये दिक्कत करने वाला। तो इसी वजह से कह रहा है ये कि जो रॉयल ब्रिटिश बैंक था, बाद में पैसा मांगने गया अपना, जितने हिस्से के 2000 की उन्हें लाइबिलिटी दी थी, बैंक ने पैसे दिए थे 2000 कंपनी को, ये मान के चलो। कंपनी ने उसके बदले अपनी बॉन्ड दी थी। बॉन्ड एक डॉक्यूमेंट होता है और कुछ नहीं होता। कंपनी ने डॉक्यूमेंट दे दिया कि हम 2 लाख का 2000 का लोन ले रहे हैं। कंपनी गई, ने क्या करा, बैंक ने करा 2000 पैसे रुपए दे दिए। अब जब आई पेमेंट वापसी लेने की बारी, तो कंपनी दे नहीं रही, तो बैंक ने कंपनी को शो करा। तो कंपनी ने क्या कहा कि हमारे एओए के अंदर ये लिखा था कि डायरेक्टर के पास पावर है पैसे बोरो करने की, जो कि एक रेजोल्यूशन से कर सकता है कंपनी। तो मतलब डायरेक्टर के पास पावर है कि रिजोल्यूशन पास करा के पैसे बोरो कर सकें। तो हमने रिजोल्यूशन तो पास कराया, लेकिन हमने तो डायरेक्टर लिखा है, डायरेक्टर में हमने किसी का नाम तो लिखा ही नहीं, कि हमने ये नहीं बताया कि कितने डायरेक्टर्स करेंगे, एक डायरेक्टर बोरो करेगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, इतने करेंगे। हमने कहा सिर्फ डायरेक्टर बोरो करेंगे। तो क्योंकि आपका बेस ही गलत था, तो अब बैंक वाले को पास कोई अधिकार नहीं होगा पैसे मांगने का। उन्होंने क्या कहा, देखो समझो, कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था, कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिख रखा था कि डायरेक्टर के पास अधिकार है, डायरेक्टर अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पैसे अपने बोरो कर सकता है किसी पर्सन से। ठीक है, कंपनी के ईओए के अंदर ये लिखा हुआ था कि डायरेक्टर चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मनी बोरो कर सकता है आउटसाइडर से, ये मान के चलिए आप। अब क्या हुआ कि कंपनी गई बैंक के पास, कंपनी ने कहा हमको चाहिए 6000 रुपए या 2000 रुपए, इसमें 2000 रुपए नहीं है, मान के चलो कंपनी गई बैंक के पास, उन्होंने कहा 2000 रुपए हमको चाहिए। तो ठीक है, उसने बैंक ने कहा ठीक है, आप मुझे बॉन्ड बना के दे दीजिए, कागज पे लिख के दे दीजिए, मैं उसको मान लूंगा और आपको पैसे दे दूंगा। तो कंपनी का कागज पे अपने 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन कराए और वो बैंक को दे दिया। बैंक ने उसके बदले पैसे दे दिए। अब आई रही पेमेंट की बारी, तो बैंक गया कंपनी के पास, बैंक कह रहा मेरे पैसे दो, कंपनी कह रही कौन हो आप,
बैंक कह रहा है ऐसा करो कि मेरे साथ देखो, मेरे पास बॉन्ड है, बॉन्ड पे आपके दो डायरेक्टर के साइन भी हैं और कंपनी सेक्रेटरी के भी साइन है। और आप, मैंने आपसे पूछा एसआर पास करा, आपने एसआर कहा था, एसआर पास भी करा, मुझे दिखा भी दिया डॉक्यूमेंट, तो सब चीज़ तो ठीक है। कंपनी का सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन हम ही बढ़िया नहीं है। हमारे आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टर करेगा, डायरेक्टर पैसे ले सकता, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा डायरेक्टर लेगा, ए लेगा, बी लेगा, सी लेगा, डी लेगा, कौन सा डायरेक्टर लेगा ये तो वही लिखा हुआ ही नहीं। आपको पूछना चाहिए था ना कि किस डायरेक्टर के पास अधिकार है। हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर के पास अधिकार है, लेकिन किस डायरेक्टर के पास, विच, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्टर ही नहीं है। तो कौन से के बाद, जब अधिकारी आर्टिकल के अंदर स्पेसिफाई नहीं है तो आपने कैसे दे दिया दो डायरेक्टर के साइन के साथ, कैसे आपने दे दिया पैसा? ये तो आपकी गलती है, हम पैसा नहीं देंगे। देखा, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटना। अगर रियल लाइफ का एग्जाम्पल होता उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वो यही एग्जाम्पल होता। गलती बैंक की, गलती बैंक की नहीं, गलती सॉरी कंपनी की, लेकिन वो किस पे गाज रहा है? बैंक पे। कह रहा है कि देखो तुम ही पढ़ने में कमजोर हो, तुमने हमारे आर्टिकल में ये चीज नहीं पढ़ी कि हमारे आर्टिकल में सिर्फ ये लिखा है डायरेक्टर, ना कि कोई डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा, ABCD कुछ नहीं लिखा, सिर्फ डायरेक्टर लिखा है। तो तुम्हें ये भी तो पूछना चाहिए था किस डायरेक्टर के पास अधिकार है, ये तुम्हारी गलती रही। ऐसा बैंक वो समझता था कंपनी की, बैंक की गलती है। जब केस होया, तो केस में जब कोर्ट ने कहा द बॉन्ड वाज वैलिड, कोर्ट ने कहा बेटा मस्ती नहीं, बॉन्ड वैलिड है। अब ये कहीं मैं यहाँ करूँगा हाईलाइट, तो शायद ही यहाँ, अच्छा नहीं पहुंचा रहा, यहाँ करके देखूँ, अब आ गया यस। यानी कि 2 लाइन ऊपर हमें हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि हम एग्जैक्ट चीज हाईलाइट कर सकें। वाह, क्या सीन है इसका। तो उसके इसमें कंपनी ने कहा इसको इरेज भी, और भाई CTRL Z, इसको इरेज में करूंगा। यहाँ देखा कितनी कितनी ऊपर से पकड़ आई, वाह। तो इसने कहा कि बॉन्ड जो है वैलिड, इसने कहा, इसको बोला हूँ सॉरी, कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड है वैलिड। कोर्ट ने कहा कि ये बैंक की गलती नहीं है, ये कंपनी आपकी गलती है, आपने ही अपना आर्टिकल एम्बिग्यूस बनाया, आर्टिकल को आपने ओपिनियन रखा। आपको अपने आर्टिकल में स्पेसिफाई करना चाहिए था कि कौन सा डायरेक्टर लेगा, ये आपकी गलती है, ये बैंक की गलती नहीं, क्योंकि अपना आर्टिकल आपने बनाया है ना कि बैंक ने। तो आपको अपने आर्टिकल में बताना चाहिए था कि डायरेक्टर A B C D कौन सा डायरेक्टर बोरो कर सकता है। आपने नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि जो बैंक ने पैसे दिए हुए आप खपा जाओगे। आपको बैंक के पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, ये आपके एंड की गलती थी। बैंक का काम इतना था कि बैंक वेरीफाई करे। बैंक ने वेरीफाई करा, एसआर पास हुआ, हाँ। बैंक ने वेरीफाई करा, डायरेक्टर के साइन है, हाँ। लेकिन अब कौन सा डायरेक्टर, ये आपकी गलती है ना कि बैंक की। तो ये जो बॉन्ड है ये वैलिड है, तो बैंक के पास अधिकार है कि वो आपसे पैसे रिकवर कर सके, ठीक। द है तो ही शुड ही सेड द बैंक वाज डीम्ड टू बी, ये मैं हाईलाइट कहीं और कर रहा हूँ, पढ़ कहीं हो रहा हूँ, धोखा मत खाना। हाईलाइट, चलो मैं हाईलाइट बात करके ही पढ़ता हूँ। द रॉयल ब्रिटिश बैंक could enforce the term. He said the bank was deemed to be aware that the directors could borrow up to the amount up to the amount specified in the resolution। ये कह रहा है कि बैंक की जो बॉन्ड है वो वैलिड है, बैंक के पास ये अधिकार है। वो आपकी गलती थी, बैंक एंड से कोई गलती नहीं थी। बैंक इसका सिर्फ इतना ड्यूटी थी कि बैंक को पूछना था एसआर पास करा है, आपने कहा एसआर पास करा है, तो अब ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी थी, बैंक के पास अधिकार है वो अपना पैसा वापसी ले सके, ये कहा जज साहब ने। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर विद द कंपनीज हाउस, सो देयर वाज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि माना आर्टिकल रजिस्टर है तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, बट कंस्ट्रक्टिव नोटिस होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के लिए भी आपको ही जिम्मेदार माना जाए, मतलब आउटसाइडर को जिम्मेदार माना जाए कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के लिए। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स है उसके लिए आउटसाइडर की जिम्मेदारी हो, यही कह रहा है। बट द बैंक में इस हाईलाइट नहीं हो रहा है, इस जगह नीचे पहुंच रहा है, तो मैं इसलिए CTRL Z कर देता हूँ दोबारा से। But the bank could not be deemed to have the knowledge of ordinary resolution passed because there was not a रजिस्ट्रेबल। क्या बोल रहा है कि कंपनी को एसआर की जानकारी थी नहीं, और एसआर की जानकारी थी भी तो कंपनी को ये जानकारी नहीं थी कि कौन सा मेंबर, कौन सा डायरेक्टर पैसे ले सकता है। तो कंपनी को हम ये नहीं कहेंगे कि कंपनी, वो बैंक को हम ये नहीं कहेंगे बैंक की गलती है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये केस था कि बैंक के पास गई थी कंपनी, कंपनी ने बैंक से कहा मुझे 2,000 रुपए चाहिए लोन, बैंक ने कहा कि देंगे, आप बॉन्ड दे दीजिए। बॉन्ड पे दो डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन करा लिए थे। उसके बाद कम बैंक ने पूछ लिया एसआर, क्योंकि बैंक ने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल के अंदर लिखा था कि मैम डायरेक्टर विद एसआर लोन ले सकता है, तो उसने कहा डायरेक्टर के साइन तो हैं,
एसआर और बता दीजिए। कंपनी ने कहा कि हाँ एसआर भी पास है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जब पेमेंट की बात आई तो बैंक गया कंपनी के पास। कंपनी ने कहा कौन है आप, हम आपको जानते नहीं। बैंक ने कहा देखो ये रही बॉन्ड, इस पर आपके दो डायरेक्टर के भी साइन है, कंपनी सेक्रेटरी के साइन है, ज्यादा चालू ना बनो। तो बैंक कंपनी ने कहा कि सर आपको पढ़ना नहीं आता, हमारे आर्टिकल में लिखा है डायरेक्टर, डायरेक्टर को स्पेसिफाई नहीं करा गया ABCD कौन सा डायरेक्टर। तो ये आपके एंड की गलती थी। बैंक गया कोर्ट, क्योंकि जाना भी था। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो बॉन्ड है, जो डॉक्यूमेंट है, ये वैलिड है। डायरेक्ट कंपनी का आर्टिकल एम्बिगुअस है, कंपनी का आर्टिकल ओपन एंडेड है, कंपनी का आर्टिकल में स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा डायरेक्टर। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो पर्सन एंटर हो गया कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट वॉइड हो गया। यानी कि इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो बैंक है वो अब लाइव, अब वो बैंक के पास अब अधिकार नहीं रहा कि वो अपना पैसा वापसी ले सके। बैंक के पास पूरे का पूरा अधिकार है कि वो अपना पैसा वापसी लेगा, क्योंकि बैंक का काम सिर्फ इतना था कि वो चेक करे कि डायरेक्टर के साइन है कि नहीं और एसआर पास हुआ है कि नहीं। दोनों चीज आपने बता भी दी, साइन करके दे भी दिए, तो अब आपकी जिम्मेदारी थी, आपको अपने मेमोरेंडम में बताना चाहिए था कि इस डायरेक्टर को पास अधिकार लेने का। अब आपकी गलती तो आप भुगतोगे। तो इसलिए कहा गया, बैंक ने कहा, उसने जज साहब ने कहा कि बैंक को उसका पैसा वापसी करो। ठीक है ना। बॉन्ड वाज वैलिड बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टुक इनटू द कंपनी इंटरनल वर्किंग की। एक्सटर्नल पार्टी को कंपनी के अंदर ताक झाकी करने का आपने अधिकार ही नहीं दिया, तो कंपनी ताक झाक करके कैसे पता कर लेगी क्या आप कर रहे हो अंदर। अंदर तो आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो, उसके कंपनी के स्पेशलाइजेशन वगैरह। तो इसलिए कह रहा है कि जो, क्योंकि एक्सटर्नल को आप अधिकार ही नहीं देते कि कंपनी के अंदर झांकने का, तो इसीलिए उनकी लाइबिलिटी भी नहीं है। दस द इंडोर मैनेजमेंट रूल कैन बी अप्लाई। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में कहा गया कि टर्कुएंट की बात फेल हो गई। टर्कुएंट जो पैसे देने से मना कर रहा था कंपनी के बिहाफ में, लिक्विडेटर था कि जो पैसे देने से मना कर रहा था, तो टर्कुएंट की बात फेल हो गई। कंपनी को पैसे, यानी कंपनी के बिहाफ में टर्कुएंट को पैसे देने पड़ेंगे, किसे, बैंक को, क्योंकि लिक्विडेटर वही था, कंपनी का हेड बेच के वही पैसा ला रहा था, तो उसे पैसे पे करने पड़ेंगे कम बैंक को। तो ये था टर्कुएंट रूल। टर्कुएंट रूल इसलिए कहा गया क्योंकि टर्कुएंट की यहाँ हार हुई थी, इसलिए इस रूल को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम टर्कुएंट रूल भी कह देते हैं। इसके बाद ही, इस केस के बाद ये रूल बना था। इस रूल का सिंपल कहना इतना है कि कंपनी जो आउटसाइडर है उनका काम ये नहीं है कि वो कंपनी के अंदर ताका झाकी करके ये देख सके कंपनी अपनी इंटरनल वर्किंग सही कर रही है कि नहीं। कंपनी की इंटरनल वर्किंग सही नहीं हो रही तो इसके लिए कंपनी लायबल है, ना कि आउटसाइडर। अगर कोई आउटसाइडर गलती से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है जहां कंपनी की इंटरनल वर्किंग में कुछ गड़बड़ी थी, तो उसके लिए कंपनी लायबल रहेगी आउटसाइडर के लिए। ये नहीं माना जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, ना कि वॉइड। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जब ये वाला रूल भी तोड़ दिया जाता है, यानी कि टर्म एंड रूल को ब्रेक करके यही माना जाता है कि ऑल्दो कंपनी ने नहीं बताया या कंपनी की कुछ वो नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपकी गलती है। वे रूल क्या होंगे, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। पहला केस है, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी क्या है। द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन। ये रूल किसी भी बंदे को, किसी भी आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा जब जब बैन पर्सन डीलिंग होता है कंपनी, जब वो कंपनी के साथ डील कर रहा है, उसने कोई ऐसी चीज नोटिस करी जो कि इरेगुलर है। मतलब क्या, मतलब इसका है कि जब कंपनी मान लो पीक्यू लिमिट से हर बार मटेरियल लेने जब आता था, पीक्यू लिमिट का आर्टिकल के अंदर ये लिखा था कि 50 लाख तक का मटेरियल मंगा सकता है स्पेशल पास करके, और वो मटेरियल लाने का अधिकार भी सिर्फ ए के पास है, ओनली, देखता हूँ, ओनली, हाँ हो रहा है टाइप, ओनली बाय डायरेक्टर ए, कि सिर्फ डायरेक्टर ए ही मटेरियल ला सकता है। ये उसके आर्टिकल में लिखा था, वो भी एसआर पास करके। ए ने क्या करा, ए ने चेक करा कि एसआर पास, ए ने कहा कि हाँ क्योंकि 55 लाख का पेमेंट है तो एसआर तो पास करना चाहिए। कंपनी जो बंदा गया था उसने पास कर के आया कि एसआर पास है, लेकिन बंदा हर बार ए जाता था, इस बार डायरेक्टर ए ने जाके डायरेक्टर बी गया, इस बार डायरेक्टर ए ने जाके डायरेक्टर बी गया कंपनी से पैसे, वो इससे रॉ मटेरियल लेने। तो इसका ये मान देखना था कि मानो हर ये, इसको ये सोचना चाहिए था इको कि हर बार डायरेक्टर ए आता था, इस बार डायरेक्टर बी आया कैसे। इसे पूछना चाहिए था कि सर आप आए हो, हर बार तो हमारे पास ए आते थे, अब आप आए हो तो आपके पास अधिकार भी है या नहीं मटेरियल मांगने का। अगर आपके पास अधिकार ही नहीं है तो उस केस में मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो आप मुझे इवेंट दिखा दो या आप मुझे कोई चीज दिखा दो जिसमें आपको अधिकार दिया गया हो कंपनी के द्वारा। तो ये के मान लो ये के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, डायरेक्टर ए भी ये हो गया, ये भी ये हो गया, दोनों ये हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी।
मैं इसको एडिट भी कैसे करूँ? आप मान के चलो आप डायरेक्टर ए, क्योंकि मैंने लिख दिया, तो डायरेक्टर ए गया मिस्टर ए के पास कि आप मुझे मटेरियल दीजिए। लेकिन मिस्टर ए को पता था कि हर बार एक बंदा आता था। नहीं सुनो, सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। सुबह दोबारा दोबारा से पढ़ते हैं, कन्फ्यूजिंग हो गया ये। कंपनी के आर्टिकल के अंदर लिखा था कि 50 लाख से ऊपर का जब भी मटेरियल लेगा तो एसआर पास करना पड़ेगा, और साथ में सिर्फ डायरेक्टर ए ही जाके वो मटेरियल लेगा, पिकअप वही करेगा। अब क्या हुआ, ये जो सप्लायर ये था, इसे पता था कि इस कंपनी के से जब भी कोई मेटेरियल लेने आता है हर बार डायरेक्टर ही आता है। हर बार जब भी मेटेरियल लेने आएगा डायरेक्टर ही आता है, हर बार का देख रहा है, ये 50 बार इसने देखा। अब 51वीं बार डायरेक्टर ए की जगह डायरेक्टर बी आया, तो इसका अधिकार इतना पूछने का था कि सर आप आए हो, हर बार तो दूसरे सर आते थे, इस बार आप आए हो, तो क्या आपके पास वो राइट है, आप मेटेरियल लेके जा भी सकते हो कंपनी के बिहाफ में कि नहीं। इसने क्या करा, भोलेपन में बिना ये पूछे एसआर का पूछ लिया, एसआर का तो पूछ लिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि आपके पास अधिकार है नहीं, बी कोई मेटल पकड़ा दिया। बी मेटल लेके चला गया कंपनी के पास, लेकिन उसने कंपनी के लिए यूज भी कर लिया। लेकिन जब पेमेंट की बात आई तो कंपनी ने कहा कि हाँ, आपने पूछा, आपने एसआर को तो पूछा, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि बी के पास अधिकार था भी नहीं। बी के पास हमारी कंपनी के टूवर्ड्स कोई अधिकार नहीं दिया था, हमने कंपनी को इंटरनल्स में बी को नहीं अधिकार दिया था कि बी मटेरियल ले सके, अधिकार ए के पास था, और हर बार हम आपको पास ए को भेज देते। अब बी जाके लिया है मटेरियल, तो उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी ना है, कंपनी कहेगी ये से कि अगर मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी गए हैं आपसे मटेरियल लेने, यानी कि ए सप्लायर सप्लायर ए से मटेरियल लेने, तो उस केस में हम जिम्मेदार नहीं है, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। एग्जैक्टली कंपनी जिम्मेदार है भी नहीं, क्योंकि ए ने एक गलती कर दी। ए को जब हर बार दूसरा बंदा लेने आ रहा था, अब की बार दूसरा बंदा लेने आया मटेरियल, तो उसे पूछ लेना चाहिए था कि सर आप कंपनी के बिहाफ मटेरियल लेने आए हो, तो आपके पास कोई अधिकार है, कोई एक डॉक्यूमेंट तो दिखा दो जहां कंपनी ने कहा हो कि आप भी ले सकते हो। ये पूछना चाहिए था, लेकिन ए ने ये पूछा नहीं, तो इसलिए अब ये लायबल है, अब मटेरियल का अमाउंट रिकवर करने का ए के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो ये था पहला केस कि मानिए अगर कोई एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, क्या मान लो पहले कोई और बंदा आ रहा था मटेरियल लेने, लेकिन अब कोई दूसरा बंदा आया तो इरेगुलरिटी हो गया, रेगुलरली बेसिस पे आता था, बी आ रहा है। तो आउटसाइडर का, क्रेडिटर का ये जिम्मेदारी थी कि क्रेडिटर आउटसाइडर ये पूछे कि आपके पास भी वो डॉक्यूमेंट लेने का अधिकार, आपके पास भी मटेरियल लेने का अधिकार है कि नहीं। उसने नहीं पूछा तो अब वो लाइबल है। कंपनी अगर पेमेंट नहीं कर रही तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है पेमेंट रिकवर करने का, क्योंकि उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइड, और वॉइड के केस में अधिकार नहीं रहते। पहला केस हो गया। दूसरा केस सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी। Doctrine in no way reward those who have beyond negligence, where the person dealing with the company is putting upon an inquiry, for example, whether is a transaction is unusual or not in ordinary course of business. It is duty of the outsider to make the necessary inquiry. ये केस कह रहा है, ये केस कह रहा है कि मानो अपना एग्जाम्पल कहाँ गया रे तू, मेरे एग्जाम्पल आ गया कि लेट सपोज ये कंपनी हर बार मटेरियल ए मंगाती थी, ए तरीके का मटेरियल मंगाती थी हर बार ए से। लेकिन इस बार कंपनी के जो बंदे बिहाफ में जो बंदा गया, उसने कहा कि मुझे मटेरियल बी चाहिए। तो इसका पूछने का ये अधिकार था, जिम्मेदारी थी ये की पूछने की सप्लायर की, कि वो पूछ सके कि सर आप दिखाइए कि कंपनी ने किस जगह कहा है कि मटेरियल बी चाहिए। कोई कंपनी तो हर बार हमसे मटेरियल ए मंगाती है, अब आप कह रहे हो कि मटेरियल बी मंगा रही है, तो आप कम से कम डॉक्यूमेंट दिखाइए जहाँ कंपनी ने कहा हो। और ये बिना ये चीज पूछे अगर उसे मेटेरियल बी भेज देता है, तो उस केस में मेटेरियल बी के लिए भी कंपनी लायबल नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी हर बार मेटेरियल ए मंगाती थी, इस बार ये बी मंगा रही है, तो उसे दिखाना पड़ेगा। जो बंदा मांगने गया है, हो सकता है वो मेटेरियल बी किसी और जगह के लिए मांग रहा हो, अपने घर के लिए मांग रहा हो, घर ले जाए, तो उस केस में कंपनी लायबल थोड़ी ना रहेगी। कंपनी तो मेटेरियल ए के लिए लायबल थी, लेकिन ये वो बंदा मेटेरियल बी मंगा के अपने घर ले जा रहा, तो उस केस में कंपनी लायबल नहीं रहेगी। उस केस में एक ही पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे अपना पैसा रिकवर करने के। ये कह रहा है इस केस में कि सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी, कि पहले कोई और चीज मंगाई जा रही थी, अब दूसरी चीज मंगा रही है कंपनी, तो उसके पास उसका अधिक उसका जिम्मेदारी है ये सप्लायर की कि वो पूछे कि साहब पहले तो आप ये चीज ले जाते थे हर बार, अब आप नई चीज ले जा रहे हो, नया मेटेरियल ले जा रहे हो, तो आप मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो जिसमें कंपनी ने आपको कहा है कि आप ये मेटेरियल भी ले जा सकते हो। अगर वो डॉक्यूमेंट दिखाता है ठीक है, वरना कंपनी नहीं दिखा पाता तो नहीं देना चाहिए मटेरियल। अगर नहीं दिखा रहा फिर भी मटेरियल दे रहा है सप्लायर, तो सप्लायर के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा कब अपना पैसा वापसी रिकवर करने का, उसका पैसा डूबेगा। और लास्ट केस है फोर्जरी का। फोर्जरी का मतलब ये है कि फेक साइन केस होता है
एक केस था, एक कंपनी थी, तो उस कंपनी के जो शेयर होते हैं, शेयर पे कंपनी सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो उस केस में जो कंपनी सेक्रेटरी था, वो फर्जी साइन बना के फर्जी शेयर बांट रहा था, बिना कंपनी की रिजोल्यूशन पास हुई। तो उस केस में भी लाइबिलिटी जो आई थी वो शेयर होल्डर की आई थी। पढ़ते हैं क्या था। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई ओनली ऑन irregularity which might otherwise affected a transaction but cannot apply to the forgery which is regarded as a nullity। फोर्जरी मतलब कि अगर कोई गलत गलत काम, इलीगल काम है, फोर्जरी एक इलीगल चीज है, कि इलीगल कॉन्टैक्ट अगर बना है, कुछ कोई इलीगल काम हुआ है, तो उसके लिए आउटसाइडर ही लायबल रहेगा। मान लीजिए कंपनी के अंदर लिखा हुआ था, कंपनी के आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि जो शेयर सर्टिफिकेट है उस पर डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। कंपनी के आर्टिकल के एग्जांपल दे रहा हूँ। मानिए एक कंपनी थी ए लिमिटेड, उसके आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि जब भी शेयर इशू करेगी वो, तो उसके शेयर पर डायरेक्टर के साइन होंगे, डायरेक्टर मिस्टर ए के साइन होंगे, ये छोड़िए मिस्टर एक्स के साइन होंगे, क्योंकि ए लिमिटेड बोल दिया फिर कन्फ्यूजन है। ए लिमिटेड एक कंपनी थी जिसके आर्टिकल में ये लिखा था कि जब भी कोई शेयर इशू होंगे तो डायरेक्टर पी के साइन होंगे उस शेयर पे। आर्टिकल के अंदर लिखा था, तो आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई शेयर होल्डर जाएगा उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर की जिम्मेदारी थी कि पढ़े और ये इंश्योर करे कि सिर्फ पी के ही साइन हो। कुछ एक शेयर होल्डर गया कंपनी में, एबीसी लिमिटेड में गया एक शेयर होल्डर, उसने शेयर मांगा, तो डायरेक्टर पी की जगह एक उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी ने साइन कर दिए। पी ने सोचा कि यार ये तो कंपनी सेक्रेटरी है, इसके साइन हो गए तो वैलिड ही हो गया होगा, जबकि नहीं, जिस बंदे का नाम लिखा है उसी के साइन से शेयर वैलिड होता, शेयर सर्टिफिकेट। तो उस केस में ए के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता, मतलब उस बंदे के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वो अपना पैसा वापसी मांग सके कंपनी से, क्योंकि उस बंदे की गलती थी। उसने देखा नहीं कि किस बंदे के पास अधिकार था साइन करने का, उसने दूसरे बंदे के साइन पे ही भरोसा कर लिया। उस केस में उस साइन को कहते हैं फोर्स साइन, यानी कि इलीगल साइन। और जब इलीगल कॉन्टैक्ट हो जाते हैं तो कोई अधिकार नहीं रहता आउटसाइडर के पास भी, ये कह रहा है। तो ऐसे केस में जब इलीगल चीजें होंगी तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी आपको नहीं बचा पाएगा। दोबारा से बता देता हूँ। एक कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि उसका जब भी शेयर इशू होंगे तो उस पर डायरेक्टर के साइन होंगे, डायरेक्टर ए के साइन होंगे, ये मान के चलिए आप। लेकिन एक जो शेयर होल्डर शेयर लेने गया, उसने पढ़ा, बिना पढ़े ये चीज आर्टिकल में गया शेयर लेने, तो कंपनी सेक्रेटरी ने साइन करके दे दिया, नकली शेयर बना के दे दिया। ऑल दो वो शेयर पर कंपनी सेक्रेटरी के साइन है, लेकिन फिर भी वो शेयर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसके आर्टिकल में लिखा था डायरेक्टर के साइन होंगे, ना कि कंपनी सेक्रेटरी के। तो उस केस में उस शेयर होल्डर के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वो अपने हिस्से का पैसा मांग सके, अपने शेयर का पैसा वापसी मांग सके। तो ये था पूरी कंपनी का